ओके। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। एक बार गायत्री मंत्र करेंगे सभी लोग। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान भाव करेंगे। हमारे अंदर अच्छाई का समावेश हो रहा है और हमारे अंदर की बुराई समाप्त हो रही है। एक बार गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा मैम से, अंतरिप भाई, अरुणा मैम, किरण मैम, निहारिका जी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना वीडियो आप लोग ऑन कर ले। सॉरी। ताकि हम सब लोग एक जगह दिख पाए। चलिए, वीडियो ऑन, वेरी गुड। स्पॉटलाइट, गुड। मैं भी स्पॉटलाइट, अच्छा मोबाइल में एक ही स्पॉटलाइट होता है, गुड। चलिए, तो सबसे पहले अपन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हालांकि कई सारे नए बच्चे भी हैं, कई सारे पुराने बच्चे भी हैं। तो एक एक करके सभी लोगों का इंट्रोडक्शन अपन कर लेते हैं। तो नमस्ते ऑल, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश और मैंने 2021 में नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है और तभी से जो है अपन क्लास में पढ़ा रहे हैं। अंतरिप भाई, एक बार अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए, चलिए जल्दी से। नमस्कार, नाम अंतरीप है, अंतरीप कुंडू एंड मैं 2022 में यूजीसी नेट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। थैंक यू। ओके, ओके, गुड। अरुणा मैम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्ते टू ऑल, माय नेम इज अरुणा नाथुरामका। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। ओके, गुड। उसके बाद शोभा जी, शोभा मैम। शोभा मैम कहाँ है? ओके, शोभा मैम। कैमरा कैमरा एडजस्ट कर दीजिए, बिल्कुल। स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिला है। चलिए, स्वागत है। ओ माय, मेरा कैमरा जस्ट इसने आप ज्ञान सर करिए, मेरा एक कैमरा नहीं जस्ट ओके। चलिए, तो किरण मैम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तब तक। नमस्ते सभी को। मैं किरण किरण मुंदड़ा और मैं बॉम्बे से हूँ और मैंने नेट ये यूजीसी नेट को क्वालिफाइड किया है 2 साल हो गए और जब यहाँ पे भी हुई है। वेरी गुड। सर, मेरा नेटवर्क आज अच्छा नहीं है तो मैं ऑफर दूंगी। ओके, निहारिका जी, अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए। निहारिका जी। निहारिका जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर ओके, तो आप अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रही? वीडियो जी ऑन सर। करिए एक बार। वीडियो ऑन करके खुद को इंट्रोड्यूस करना है। ओके सर। सर वेट, मैं ईयरबड्स यूज कर लेती हूँ, मुझे आवाज की कम आ रही ओके, ठीक है, एक मिनट। चलिए, ठीक है। है। ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शोभा सिंह है और हम लोग परिज्ञान में पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। मैं और ज्ञान सर और नेहा मैम तो पहले से ही थी, सबको बताइए। हम लोग ऐड हुए, मैं और ज्ञान सर, पिछले 3 साल से। और नेट का मैं बोलूँ तो मैं हर एवरी 6 मंथ्स में मैं क्वालिफाई कर रही हूँ। सो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, प्लस मैं एक टीचर भी हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ।
सो ये मेरे वेरी बारे गुड। में। ज्ञान सर आप कंटिन्यू करें। जी, हर टीचर जो है एक्चुअली स्टूडेंट ही होता है। हर साल हम भी सीखते हैं। और मैं चाहूंगा कि मातृसत्ता जो है बहुत ज्यादा सम्माननीय भी होती है, और मातृसत्ता के अंदर बहुत साहस भी होता है। और आज हमारे बीच में है नहीं। तो यू ओनली स्टार्ट की क्या, क्योंकि और आपने इस बार एग्जाम अटेम्प्ट भी किया है, तो क्या चैलेंजेज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आई वांट कि एक बार शोभा मैम आप ही शुरू करें इस चीज को। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, एक बार उनको बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं, और क्या कैसे अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ जेआरएफ, क्योंकि डे बाय डे एग्जैक्टली जेआरएफ टफ हो रहा है। टफ हो रहा और है वी एग्जैक्टली। कैन सी इन द क्वेश्चन ऑल्सो। तो एक बार आप ही बताइए, आप ही से शुरू करते हैं आज की बात को। जी जी जी। जी। तो काफी अपने पुराने बच्चे हैं, बप्पा है, देन कोई नाज है, काफी अपने पुराने बच्चे भी हैं। ओके ग्रेट। ठीक है, तो मैं भी एवरी 6 मंथ्स आप लोगों के साथ एग्जाम देती हूँ। तो चैलेंजेस एक्चुअली ये है, मैंने जो फील किया है, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, ठीक है, बट अगर लास्ट रेगुलर पढ़ने वाला प्लस जो रिवीजन करता है, रेगुलर पढ़ने वाला प्लस जो रिवीजन कर रहा है, जो क्लास ये क्वेश्चंस रेगुलरली लगा रहा है, वो इजीली नेट क्वालिफाई कर लेगा। नेट बहुत बड़ी चीज नहीं है, नेट बहुत आसान है। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की थी योगा की, तब भी नेट क्वालिफाई कर लेते थे। मतलब नेट और पेपर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर वन को बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैंने बहुत देखा है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले या फिर काफी योगा वाले बच्चे थोड़े पेपर वन से डरते हैं। पेपर वन को पिलर बना के चलना है, क्योंकि पेपर वन ही है जो आपका जेआरएफ या आपके नेट को क्वालिफाई कराएगा। उसके बिना नहीं होने वाला। मैंने इस बार कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो पेपर टू में 85, 100 में से 85 स्कोर कर रहे हैं, या 100 में से 90 भी स्कोर कर रहे हैं, पर पेपर वन में वो बस 15 या 16 नंबर ला रहे हैं। वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, इट्स नॉट माई एग्जाम्पल, बट मैं बाकी के अगर एग्जाम्पल लूँ तो 15-16 क्वेश्चन सही करने के बाद जो वो बस नेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं और उनको जेआरएफ करना है। तो जेआरएफ के लिए तो भाई कंपलसरी है पेपर वन करना। और जैसे ऐसे क्या होता है ना, हम पहले अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, हम पढ़ते नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। हम लोग लेडीज के साथ ऐसा है कि हाउस वाइफ है, किसी की शादी हो गई है, किसी की जॉब है, किसी का बहुत बच्चे हैं। तो हम क्या होता है ना, हम पहले बहुत आराम से कि हम चलो कल पढ़ लेंगे, आज टाइम नहीं है, आज थक गए, आज ये हो गया, तो हम ना डिले करते रहते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। मैंने इस बार सिर्फ गिन के 14 डेज पढ़ाई की थी, ओनली 14 डेज। हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ पेपर वन, वो तो मेरा चल रहा है, बट एक टीचर को भी ऐसा नहीं है कि एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो क्वालिफाई कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। टीचर को भी प्रैक्टिस करनी है। जो पढ़ा रहा है, सोचो अगर उसको भी प्रैक्टिस करनी है तब भी वो क्वालिफाई कर रह पाएगा। तो आप लोग तो बिना पढ़े पढ़ा भी नहीं रहे हो, तो आप लोगों को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एक बेसिक चीज है, जो बच्चा रेगुलर है, जो बच्चा रेगुलर रिवीजन कर रहा है, रिवीजन इज द की। क्योंकि मेरे साथ, अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही होता है या बाकी के साथ भी होता है, अगर मैंने वो चीज रिवाइज नहीं की, है ना, मैंने रिपीट नहीं की एग्जाम से पहले, तो बहुत आसान चीजें होती हैं। जैसे मैं पेपर टू में थोड़ी कमजोर हूँ, मेरी हिंदी और संस्कृत थोड़ी कमजोर है, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैंने वो रिवाइज नहीं किया ना, तो बहुत सिंपल चीजें होंगी। जैसे लाइन में लगाना आता है। अब एग्जाम में क्या हो रहा है ना, पेपर टू में बहुत ज्यादा लाइन में 1 2 3 4, जैसे हमें पूछ लिया था कि हट प्रतिपिका से जो खाने योग्य क्या चीजें होती है उनको लाइन में लगाना था। याद था, पर क्योंकि एक वर्ड अगर मिस हो गया तो वहां भूल जाते। तो अब तो भाई पेपर टू में आपको रटना है, तोते जैसा। पेपर ऐसा आ रहा है पेपर टू का कि तोते जैसे रटना है। आपको लाइन में हर चीज याद होनी चाहिए। यस, प्लस पॉइंट उनके लिए जिनको संस्कृत आती है और जिनको श्लोक रटे हुए हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। पर जैसे बच्चे जो थोड़े संस्कृत में हिंदी में वीक हैं, या थोड़े लेजी हैं, या जो एंड में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि लाइन में चीजें। और आप इस बार का पेपर देखोगे ना, आपको बहुत आसान क्वेश्चन पूछे, ऐसा लगा कि हलवा है। सब बच्चों ने एग्जाम से निकलने के बाद, मतलब मैं डरी हुई थी, पर बाकी सब बच्चों ने बोला था हलवा पेपर है। हलवा, ये वर्ड आया था, और मैं सुन के डर गई कि मैंने, अच्छा हलवा पेपर था इन सब बच्चों के लिए। और जब रिजल्ट आया, तो वही जिन बच्चों ने उसको बहुत आसान पेपर बोला था, उनका ही अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग एंड मोमेंट में पढ़ते, और ये है ही है, मानो या ना मानो, एंड मोमेंट में पढ़ते हैं। एंड मोमेंट में चाहे आप हजारों क्वेश्चन लगा लो,
एंड मोमेंट में अब 2000 क्वेश्चन लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। रेगुलर पढ़ना है शुरुआत से धीरे धीरे, और रिविजन करते जाना है। उस साथ में ये एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है कि रिविजन, रेगुलर स्टडीज और अपने आप को न्यू अपडेट करना। अब आप पेपर 1 में देखोगे ना, ऐसी बहुत सी चीजें, समंदर है पेपर 1, समंदर, हर चीज नहीं पढ़ाई जा सकती, पर क्वेश्चन देखोगे लॉजिकल आते हैं। पेपर 1 में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉजिकल है, जो थोड़ा भी दिमाग घुमाया, थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे नंबर्स वाले आते हैं कि भाई कौन से साल में क्या हुआ, ठीक है, वो तो रटने वाली चीज है, वो अपने को याद है कि नहीं आई, वो सेकेंडरी है। पर कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ ऐसे कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। अब तो लॉजिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डीप, थियोरेटिकल, जो अब तक नहीं था। लास्ट ईयर तक एग्जाम, अब जैसे हम भी टीचर्स हैं, हम भी जब भी एग्जाम का पेपर देखते हैं ना, तब समझ में आता है अच्छा इन्होंने अब पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, बट डिफिकल्ट नहीं था पेपर। जिन बच्चों को थोड़ा भी बेसिक, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा भी पीछे से थ्योरेटिकल आएगा ना, तो बच्चा वो सॉल्व कर देता क्वेश्चन। पर हम क्या है ना, हम एक लिमिटेड चीज ही पढ़ते हैं। जैसे हम वो एरोस्टेटल का जो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ते हैं, अब तक वैसे ही क्वेश्चन आते थे, एज इट इज उठ के वैसा का एज इट इज आ जाता था कि भाई ए का अपोजिट इज AEIO वाला हम टेबल जो पढ़ते थे, उससे लास्ट ईयर 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो बहुत ही आसान थे। तो बच्चे उसी तरीके से पढ़ते हैं, पर ट्रेंड चेंज होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आउट ऑफ ब्लू होते हैं, पर थोड़ा अगर हम दिमाग लगा लें या थोड़ा भी हम सेल्फ स्टडी कर लें, एक्स्ट्रा थोड़ी डीप नॉलेज ले लें। अब देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में मैंने हर चीज पढ़ाई हुई थी। पेपर 1 तो मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चा मेरे से मैथ्स भी छोड़ के अगर जो पढ़ाया वो पढ़ा लेता, 30 के ऊपर स्कोर कर लेता। बच्चे ऐसे, मैं क्लास में बोला करती थी कि आपको समझा, आपको नहीं समझा, पर बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, आपको टीचर के साथ लिंक होना जरूरी है, आपको बोलना जरूरी कि हाँ मैम समझ में आया नहीं, आपको अपने एफर्ट्स डालने जरूरी है। बिल्कुल ये मत सोचना कि नेट पढ़ाएगी चली जाएगी, आप काम खत्म, इतने में JRF हो जाएगा, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो एक, अगर आप PDF देखोगे ना, अगर पेपर 2 का या पेपर 1 का, पेपर 1 में बोलती हूँ क्योंकि पेपर 2 में तो हमारा एक लिमिटेड है कि इतना पढ़ना है, इसमें से ही आएगा। पर पेपर 1 में बोलती समंदर है, कोने में से कोई भी, जैसे अभी COP3 आ गया था, है ना, कायटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आया था, पूछा था कौन से वाले COP में था, स्लाइड में आंसर है, पर क्योंकि हम लोग स्लाइड्स को ना ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना। मैं तो अब पीपल एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल है, अगर मैं बोल सकती हूँ, मैं रटा नहीं सकती हूँ, है ना। बट अगर बच्चा एक एक पॉइंट पे ध्यान देगा, कितने क्वेश्चंस एज इट इज आ गए थे स्लाइड से उठ के, बहुत ही आसान आसान, पर वो ध्यान नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि स्लाइड को सीरियसली नहीं लिया। उतनी ही स्लाइड अभी क्या है ना, सब मटेरियल से इकट्ठा करते हैं, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, और पढ़ते कुछ नहीं। एक मटेरियल शुरुआत हो रही है, देखो आप लोगों के कोर्स की, आप चाहे खरीद के कोर्स कर लो, कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ वहां जाओ, खरीदो, उनका ही पढ़ो। पर परिज्ञान ग्रुप में सिर्फ इसलिए मत रहो कि यहाँ से ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, उस ग्रुप में भी मत रहो क्योंकि वहां से मटेरियल, कितना भी मटेरियल इकट्ठा कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ एक टीचर पे भरोसा करो, कोई भी एक टीचर पे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 10 जगह हाथ मार के, 10 जगह की PDF कलेक्ट करके हम कंफ्यूज होते हैं, हम पैनिक होते हैं। बस एक टीचर पे भरोसा करो जिस पे आपको भरोसा है। जरूरी नहीं है वो हम हो, जरूरी नहीं है कोई, बहुत सारी अकेडमीज है, आप किसी पे विश्वास करो। और शुरुआत गलती मत करना, ठीक है, शुरुआत से गलती मत करना, शुरुआत से अपने आप को बचा लो, अपने टाइम को बचा लो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपना टाइम बचाओ। जिस पे विश्वास है, चाहे कहीं और विश्वास है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करो, बेसिक इन्वेस्टमेंट करो करके, पर जिस पे विश्वास, यहाँ पे विश्वास है, यहाँ एक जगह टिको, 2 से 3 जगह टिकोगे फंस जाओगे, वेस्ट हो जाएगा टाइम। मटेरियल अनलिमिटेड होगा, लिमिटेड मटेरियल से मैं आपको बोलती हूँ आप JRF कर सकते हो, ठीक है। बट लिमिटेड मटेरियल, जैसे पेपर 2 पेपर 1 हमारा जो है, उससे भी एक बच्चा JRF कर सकता है। बट एक वो आती है कि आप रेगुलर हो, आप रिवीजन करते हो क्या, या आपने अपनी स्लाइड को आंखों के सामने से बार बार घुमाया है क्या, उसके साथ क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये 3 चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, क्या आप क्लास में रेगुलर हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पाते, पर टीचर की बात सुन के ही हमें वो चीज ना याद रह जाती है। वो चीज जब हमें याद रह जाती है तो हमें कभी कभी एग्जाम में क्लिक हो जाता है, अच्छा हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया था या मैडम ने ऐसा पढ़ाया था, है ना। तो फिर क्लास में भी आओ, नहीं आ पा रहे रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देख लिए जो एंड में आते थे
और मैडम ये पीडीएफ दे दो, सर वो पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दे के उनका बेचारों का फोन भर जाता था, पर वो एक पीडीएफ नहीं खोल पाते थे, और उस बिना ये पीडीएफ वो पैनिक हो जाते थे, और कई बच्चे एग्जाम देने नहीं गए। क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट आ गया, पढ़ाई नहीं हुई, पीडीएफ भर गया। कितने मेरे जानने में बच्चे पैनिक हो गए, एग्जाम नहीं देने गए। अगर शुरुआत से पढ़ाई की होती, थोड़ी थोड़ी, एक एक घंटा, दो दो घंटा भी अगर आज से पढ़ाई करोगे, जिसको जेआरएफ चाहिए, रेगुलर बच्चे की बात कर रही हूँ भाई, मैं खुद रेगुलर बच्ची अभी तक नहीं रही हूँ, रेगुलर बच्चे की बात कर रही हूँ, और हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इस बार हम रेगुलर रहे। जैसे लास्ट टाइम, इस बार मेरे को टाइम नहीं मिला था, पर उसके पहले मैंने ये किया था कि बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2023 का जून का जो पेपर हुआ है, उसके डेली 5 क्वेश्चंस बच्चे करेंगे सॉल्व बाय डिफॉल्ट। और तभी वो एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में वही बच्चे रहते थे जो वो डेली के अपने 5 क्वेश्चंस का होमवर्क डालते थे। तो कई बच्चों ने वो चीज फॉलो की और बहुत हेल्प भी हुई थी उस बच्चे से, बट वो है कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि क्लैशेस ऑफ टाइम और मेरा भी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। पर इस बार मैं वो चीज शुरुआत से लेके एंड तक मैं पूरा फॉलो करने वाली हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी है इस बार। अगर आप साल के जैसे 2023 जून के या अभी जो दिसंबर का पेपर हुआ है, डेली उसके 5 क्वेश्चन अपने हाथ से सर्च करके लिख कर विद 4 ऑप्शंस, जैसे क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4, तो सिर्फ क्वेश्चन का वो आंसर नहीं ढूंढना है, चारों ऑप्शन का आपको आंसर, उसका मीनिंग क्या है, कि पहला जो ऑप्शन उसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, दूसरे ऑप्शन का मीनिंग क्या है, तीसरे ऑप्शन का मतलब क्या है, चौथे ऑप्शन का मतलब क्या है, इन चारों का अगर आपने बना लिया, तो आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है, आपको किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, आपके खुद के नोट्स बने हुए होंगे, और आप डेली के 5 क्वेश्चन सोचो कि आप नेक्स्ट 5 मंथ्स अगर करोगे तो आपकी कितनी बड़ी नोट्स, और वही आता है एग्जाम में, वही आता है। बस क्या आता है, जो क्वेश्चन 4 आए हैं, इस बार फर्स्ट ऑप्शन का पूछ लिया, तो अगली बार फोर्थ ऑप्शन का पूछ लेंगे। अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो घुमा फिरा के वही पेपर रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू हो जाता है, हाँ कुछ चीजें हैं डेफिनेटली आती हैं, थोड़ी सी डीप आ जाती हैं, पर उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है। तो हमको भी कोई पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं लाने होते, ऐसा नहीं है कि हमें 50 में से 50 लाने, ऐसा तो नहीं है। अगर हम पेपर 1 में 30 35 लाते हैं, पेपर 2 में 80 ले आते हैं, अगर इधर 30 उधर 80, तो जिनको जेआरएफ करना हो जेआरएफ कर लेंगे। अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, पेपर 2 वीक है, तो उधर 75 लिया, इधर 35 लिया, और इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कर सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन वाली बात हो गई। प्लस कोशिश पूरी करूंगी मैं इस बार कि रेगुलर अपना स्टडीज, मैं तो देखो रेगुलर आती हूँ। बच्चे शुरुआत में, मैं भी बताती हूँ आपको लिखकर, पहले दिन बच्चे आएंगे 30, एकदम जोश में, एनर्जेटिक, हाँ हम तो पढ़ेंगे, यस इस बार हमें करना ही करना है। धीरे 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 बच्चे वो आ जाते हैं 10। तो मुझे वो 30 बच्चे नहीं चाहिए, मुझे वो 10 बच्चे चाहिए, ठीक है, जो एंड में बच जाते हैं। तो पहले से ही अपने आप को छाट लेना, क्या आप वो रेगुलर बच्चे हो, क्या आप सच में पढ़ना चाहते हो, क्या आप डेडिकेटेड हो। और डेडिकेशन एक दिन 10 दिन का नहीं होना चाहिए, डेडिकेशन फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, आपको कंटिन्यूसली आप डेडिकेटेड रहोगे, जो रिजल्ट चाहिए उससे आपको कोई नहीं पीछे हटा सकता, कोई ऐसा तोप नहीं है। बस मैं बोल रही हूँ रेगुलर, रिविजन एंड क्वेश्चन पेपर, ये 3 चीजें हैं जिससे आपको जो चाहिए, नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, वो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। और कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट से पढ़ो, ठीक है, लिमिटेड से पढ़ोगे दिमाग में उतना घुसेगा, और जो क्वेश्चन आएंगे एज इट इज आप उनको टिक करके भी आओगे। बाकी हमें 50 में से 50 नहीं लाने होते, या 100 में से 100 नहीं लाने होते, ठीक है। पेपर का मैंने बता दिया। देन सिलेबस चेंज होने वाला है, राइट, तो हम सिलेबस भी चेक करेंगे, मैं कंटिन्यूसली वो देखती रहती हूँ भी क्या सिलेबस में चेंजेस आने वाले हैं। तो वैसे पेपर 1 में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, आईसीटी वगैरह में आएंगे शायद, वो क्या आंसर को देखना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन में होगा थोड़ा चेंज। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अभी अपने नोट्स भी अपडेट कर रही हूँ, ठीक है, तो अपडेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है। और इस बार कैसे ना, परिज्ञान के 3 ग्रुप है, 1 2 एंड 3, हर ग्रुप में कुछ 200 200 200 ऐसे बच्चे हैं, 300 300 करके, ठीक है। बट हार्डली कुछ ऐसे कोर बच्चे हैं जो क्लास में रेगुलर हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं, जो डेली क्लास में आते हैं, ठीक है। तो इस बार हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, उस नए ग्रुप में वो तीनों ग्रुप हम लोग डीएक्टिवेट करने वाले, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे जो तीनों ग्रुप में हैं कि भाई हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है, हर ग्रुप में सेम कंटेंट आता है, तो आपको जरूरी नहीं आप तीनों ग्रुप पे रहो। और अब हम न्यू ग्रुप बनाएंगे,
अटेंडेंस होगी बकायदा। जो बच्चे 10 दिन के ऊपर नहीं आ रहे उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? क्योंकि देखो हम कुछ ले नहीं रहे, हम लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम रिजल्ट चाहते हैं, है ना? हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे पास रहे वो रिजल्ट दे हमें। कम से कम नेट तो क्वालिफाई करें, नेट करें, और जिनको जेआरएफ चाहिए जस्ट जेआरएफ के लिए भी मेहनत करें। जेआरएफ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो भी हो जाएगा, ठीक है? पर मेहनत करेंगे तभी होगा ना, शुरुआत से करेंगे तब होगा, एंड में नहीं होता कुछ भी। 15 दिन पढ़ के 20 दिन पढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ वो बहुत लकी होते हैं वो लोग, मैं बोलती हूँ वो उनकी किस्मत में है फिर, जिनका हो गया। तो वो किस्मत है जिसका 15 दिन पढ़ के 10 दिन पढ़ के जो अपना जेआरएफ करके आ गया, मैं उसको लक बोलूंगी, पर लक पे सबका काम नहीं चलता। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अब उन्हीं बच्चों के साथ सॉल्व होंगे जो रेगुलरली आएंगे। 10 डेज का मैं टाइम लूंगी देखने के लिए कि कौन सा बच्चा रेगुलर है। एक ग्रुप बनेगा, मैं हर बार एक ग्रुप बनाती हूँ, ठीक है? जो पेपर 1 के लिए रहता है स्पेशली, अब ज्ञान सर पेपर 2 का देखेंगे कैसा है। पेपर 1 के लिए स्पेशली, हाँ, तो उसमें कैसे अटेंडेंस लेना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। उसमें बच्चे होमवर्क भेजते हैं, और होमवर्क भी मैं बता रही हूँ एवरीडे 5 क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। लेटेस्ट पेपर से शुरू करना है, जैसे दिसंबर का शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे, जून में जाएंगे, फिर नेक्स्ट 2022 का करेंगे, 2021 का करेंगे। तो ऐसे जो बच्चा मेरे साथ रेगुलर रहेगा उसके खुद के नोट्स होंगे, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट ही ओनली अलाउड, बता दिया, इस बार हम अटेंडेंस लेने वाले हैं। और जो बाकी बच्चे नॉट इंटरेस्टेड है, हाँ, जिनकी प्रॉब्लम है, जो जॉब करते हैं, है ना, और जिनकी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। हम आप बताना हमको क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू दैट हम सॉल्व करेंगे। तो हम रखेंगे आपको ग्रुप पे, पर जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए। अटेंडेंस कंपलसरी है, और रेगुलर स्टूडेंट के लिए एक नया परिज्ञान का ग्रुप बनेगा। तो मेरी तरफ से इतना है। बाकी सिलेबस जैसे मैं पेपर 1 कवर करूंगी, पेपर 2 में मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो पेपर 1 में जो मैं कवर करूंगी, जैसे पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एंड में नहीं हो पाते। जैसे हायर एजुकेशन इस बार ज्ञान सर ने लिया था, तो कवर अप नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द टाइम, और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम दे रही होती हूँ। तो इस बार मैंने ऐसे सोचा है कि मैं पहले रिसर्च क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रिसर्च और हायर एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट होंगे जिनको मैं पहले कवर अप करूंगी, और मेक श्योर करेंगे कि ये जो भी पूरा टॉपिक होगा ना, वो अच्छे से डीपली समझ में आ जाए, क्योंकि रिसर्च बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। रिसर्च को आसान करेंगे। हायर एजुकेशन रटने वाला है, तो शुरुआत में पढ़ लेंगे ताकि आप पूरे 4 महीने उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? तो रिसर्च स्टार्ट करेंगे, हायर एजुकेशन, और फिर धीरे धीरे हम अपना रूटीन बनाते रहेंगे। आगे के सब्जेक्ट्स में आपको बता दूंगी। तो मेरी तरफ से बस इतना ही आंसर, यू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। थैंक यू सो मच। और जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना? कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जो भी बातें बताई गई हैं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बीच में आदरणीय अरुणा मैम हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आपका क्या स्ट्रेटजी है, क्या होना चाहिए, आप अपने इनपुट जो है बच्चों को दें। जी मैम। जो भी शोभा मैम ने बोला, सारी चीजें वो बिल्कुल सही है कि जो बच्चे रेगुलर होते हैं, साथ में रिवीजन करते हैं, और जो होमवर्क दिया जाता है वो करते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहते हैं। और बाकी के जो बच्चे जो नहीं रेगुलर आते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि बस ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि भाई हमको नोट्स दे दो, नोट्स हेल्प नहीं करते आपको। जब आप क्लास अटेंड करते हो, उनको उन चीजों को समझते हो, और जो कहा जाए वो चीजें आप लर्न करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तब आपको उसमें से रिजल्ट मिलता है। और जो मेनली मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, मैं पतंजलि योग सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके अंदर आपको अगर सूत्र याद है तो आपको 100% क्वेश्चन करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इवन टीचिंग मेथड, जो वो टॉपिक भी मैं ले रही हूँ, तो वो टॉपिक के अंदर भी वैसा ही है, यदि अगर आपने उसको ठीक से पढ़ लिया। टीचिंग मेथड एक ऐसा जो है जिसको कि आपको बुक में से ही सारी चीजें पढ़नी है, हालांकि शॉर्ट नोट्स भी मैं दे देती हूँ, लेकिन वो उतना जो आप बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है कि क्वेश्चन जो असर और उसके रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो कहीं से भी आ जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार तो बुक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी चीजें पढ़ते हैं और क्वेश्चन साथ में करते हैं और लर्न करते हैं, साथ में जो कहा जाए वो फॉलो करो,
चाहे आपको सूत्र लर्निंग करने के लिए बोला जाए, या फिर आपको बोला जाए कि भाई आप कल है तो क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, और इनमें से आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो भी बोला जाए, और नोट्स उसी दिन का उसी दिन बन जाना चाहिए। वो आप ऐसे सिर्फ क्या करते हैं कि भाई वीडियो ऑफ है और फिर बाद में आप अपना दूसरा काम करने में लग जाते हैं, तो वो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। वो स्टडी करने का तरीका नहीं है। आपको उसके लिए पूरी मेहनत, जैसे आप कैसे आप स्कूल में जाते हो और टीचर के सामने बैठते हो, टीचर बोलती है आप लिखते हो, कॉलेज जाते हो कॉलेज में आप लिखते हो, सामने नोट बनाते हो, तो वो आपको हेल्पफुल है। और क्वेश्चंस जो आते हैं सारे योग सूत्र में, तो खास तौर से सब सूत्र में से ही आते हैं, या फिर व्यास भाष्य की कमेंट्री में से आते हैं थोड़े बहुत। तो अगर आपने सूत्र लर्न कर लिया, सूत्र को आपने समझ लिया, तो वो पक्का है आपका क्वेश्चन, आपका वो मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। ऐसे टीचिंग मेथड में आपने सिर्फ वो चीजें समझ ली कि इसके अंदर क्या होता है, उसको भी आपने बाय हार्ट कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो इस तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हैं, पर यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। ऐसे नहीं कि सोचते हैं कि भाई आज मैंने क्लास अटेंड करी, कल नहीं करूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि मैम आप तो रिवीजन कर दो, कल जो पढ़ाया था मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, आप बता दो आज आपने कल क्या पढ़ाया था। अरे जब आप नहीं अपना कुछ बताना चाहते हो तो फिर टीचर कितना बताएगी? टीचर तो बार बार बताती रहेगी, लेकिन टीचर को थोड़ी ना एग्जाम देना है। एग्जाम किसको देना है? स्टूडेंट को ही देना है। तो स्टूडेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है ना। और जैसे पहिए जो गाड़ी के पहिए होते हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी में अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है ना। तो वो पैरेलल चलना चाहिए, जैसे टीचर पढ़ा रही वैसे वैसे साथ में करते जाओ, फिर कुछ नहीं, आपको कोई कोई नहीं रोक सकता। आपका नेट जा रहा पक्का है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी सारी मतलब रिवीजन और सब PYQ ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, और पूरी दिल से करनी पड़ेगी। कभी किया कभी नहीं किया वो नहीं चलेगा। ठीक है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे विद्यार्थियों से एक ये भी अनुरोध है, ये सब हमारे टीम के कोर मेंबर्स हैं और दिन रात बिना किसी चाह के ये आपके लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता ना कि पूरी तरह व्यक्ति निष्काम नहीं हो पाता। अपन दिन रात लगा के मेहनत करते तो एक्सपेक्ट करते कि एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको फायदा हो, और नहीं होता तो फिर दिक्कत आती है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, सुने और उस तरह से मन बनाएं कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। वी आर हेयर टू हेल्प यू, बट उसको देखना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आदरणीय किरण मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह जो है आए और सामने और अपनी बात रखें। किरण मैम। थैंक यू सर। और पहले तो शोभा मैम का धन्यवाद, उन्होंने सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अरुणा मैम ने भी बता दिया। ये बहुत ही अच्छा इनका एफर्ट है, नेहा मैम का, ज्ञान सर का, सभी का। और आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये जब आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपका कितना फायदा हो रहा है। जो पॉइंट कवर हो गए मैं उनको नहीं बोलूंगी, पर मेरे हिसाब से कुछ और पॉइंट है कि पहले तो मैक्सिमम आप लोग योगा के स्टूडेंट हैं, तो योगा हठ योग में आते हैं साधक तत्व और बाधक तत्व। तो अगले 4 महीने के लिए जो उसमें जनसंघ परित्याग है और एक जनसंघ अपनाना, ये दो को मान लेना चाहिए। मैंने भी किया था कि जो एग्जाम नहीं दे रहे 4 महीने उनसे दूरी बना लें। कहने का मतलब है कि चाहे सोशल नेटवर्क हो, चाहे डेली किसी से मिलना जुलना, दोस्ती या सामाजिक कार्य, क्योंकि हमें नेट क्लियर करना है तो हमें सोचना है कि हमें पहले अटेम्प्ट में करना है या बार बार सेम कोर्स पढ़ते जाना है। दोबारा पढ़ना रियली बहुत बोरिंग होता है सेम कोर्स। तो हम 4 महीने के लिए या 3 महीना जो भी हमारा समय रहता है, पूरा डेडिकेटली इसको अपना दे दें। एक टारगेट बना लें कि मुझे पहली बार में ही नेट या JRF जिसका जो भी है वो क्लियर करना है, और अपने जैसे लोगों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारा मोटिवेशन कम नहीं हो, पढ़ाई कम नहीं हो। इसके अलावा एक पॉइंट और काफी बेनिफिट करता है कि हम एक या दो बड़ी बना लें। बड़ी यानी ऐसे बहुत सारे दोस्त रहेंगे और जिनके साथ हम रेगुलर अपना कि आज हम इतना पढ़ेंगे, आज हम इतना लर्न करेंगे, आज हम इतना पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कि हमको एक मोटिवेशन बना रहता है कि चलो आज हमने इतना डिसाइड किया है, हमने दोनों मिलके।
तो हमारा उतना नोट्स बने क्या, हमारी उतनी लर्निंग हुई क्या, हमारा उतना पेपर सॉल्व हुआ क्या, तो उससे हमारी स्पीड बहुत अच्छी रहती है, ये मैंने देखा है। अच्छा, इसके अलावा स्पेशली आपको हठ योग और ये जो अपना उपनिषद वगैरह, इसमें बहुत बड़ा कोर्स होता है। तो यदि आप चार्ट बनाते जाएंगे ना, जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं, तो चार्ट भी आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेम टाइम पे नोट्स बनाते जाएं, चार्ट्स बनाते जाएं, तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार जो कंफ्यूजिंग होता है या बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, इधर इतना है उधर इतना है, इधर 7 है उधर 8 है इधर 9 है, तो जब हम चार्ट बना लेते हैं तो वो क्लैरिटी आ जाती है। और स्पेशली जो जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट होते हैं ना, उनको क्या करना, छोटा छोटा चिट बना के अपने रूम में टेबल पे, या लेडीज हैं तो किचन में गैस के ऊपर ऐसा चिपका ले, तो आगे जाकर आपकी जब नजर उस पर पड़ती रहती है ना, तो वो चीज जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो आपके ब्रेन में फिक्स हो जाती है, एकदम लर्न हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है, ये आपको बहुत काम आती है। एक नहीं होगा, रेगुलर ही होना पड़ेगा। कोई कारण नहीं है कि हमारा नेट जेआरएफ ना क्लियर हो, बराबर क्लियर होगा, सभी कुछ होगा। और मैं सेकंड पेपर का यूनिट 1 लेने वाली हूँ, जिसमें कुछ आपको लर्न करने का पॉइंट रहेंगे और कुछ जो फिलोसफी जैसे जो पॉइंट है वो समझने के रहते हैं। यदि कोई भी टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कितना भी वो घुमा के पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप उसको आंसर इजीली कर पाएंगे। क्योंकि लर्न खाली लर्निंग से नहीं होगा, जो अपना नेट है उसमें कुछ लर्निंग के रहते हैं क्वेश्चन, और कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही आप उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो आपकी दोनों क्षमताएं यहाँ पे टेस्ट हो जाती हैं। और बाकी सब तो सभी लोगों ने कवर कर दिया, आगे सर और आपको गाइड करेंगे। जैसे जैसे आप क्लास करते रहेंगे, तो जैसे जैसे जरूरत के हिसाब से हम आपको और गाइड करते रहेंगे, पढ़ाएंगे तो है ही। और आप हमसे बराबर कांटेक्ट में रह सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने थैंक बहुत मूल्य इनपुट्स को दिया हम सबको। अब थैंक यू। हमारे बीच में आदरणीय निहारिका जी है, इन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया है, तो इनका क्या अपना ऑब्जर्वेशन रहा है? आदरणीय निहारिका जी बोलिए। जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आई थिंक। राधे राधे सभी को। जी राधे राधे जी। कर लिया सब। राधे राधे। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही। जी बोलिए। राधे राधे सभी को। आवाज आ रही राधे है अभी राधे, तक? थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है। अभी नहीं आ रही आवाज। तेज ही बोल रही हूँ, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब ठीक है, बताइए। अब आएगी, आप सबको आवाज आ रही होगी मेरी, आई थिंक। हाँ हाँ, अब क्लियर है जी, बताइए। हाँ, तो इस बार मैंने एग्जाम दिया था, और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है मुझे ही सबसे ज्यादा सर्दी लग रही है इस समय, किसी को लग नहीं रही है। तो इस बार एग्जाम दिया था, और एग्जाम का जो मतलब जो तरीका था वो इतना टफ नहीं था, लेकिन हाँ बेसिक चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। सीक्वेंस पूछ लिया गया था, श्लोक डायरेक्ट दे दिया गया था, और पूछ लिया गया था ये कौन से पाठ से दिया गया है। जैसे अरुणा मैम ने बोला था कि योग दर्शन में अगर आपको सूत्र याद है तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपको सूत्र याद नहीं है, सूत्र संख्या याद नहीं है, तो आप आंसर नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे हिसाब से कि इस बार आप लोगों को पहले से ही सूत्रों को याद करना आरंभ कर देना चाहिए। 195 सूत्र हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आप 4 महीने में उन्हें पढ़ भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। और बाकी और भी जैसे योग उपनिषद हैं, और जो हमारे प्रिंसिपल उपनिषद हैं वो किस किस वेद से लिए गए हैं, ये भी इस बार ये भी क्वेश्चन था। आई थिंक छांदोग्य के लिए क्वेश्चन आया गया था, और ऐत्रेय उपनिषद के लिए क्वेश्चन आया था कि वो कौन से वेद से लिया गया है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर जब उसे ये सब चीजें पता है, तो अगर आप लोग, हाँ जैसे अभी किरण मैम ने बोला कि आप चार्ट बना लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा,
तो अगर आप ऐसे इनका चार्ट बना लो और आगे मेंशन कर दो कि ये इस वेद से लिया गया है, इस शाखा से लिया गया है या इस अध्याय से लिया गया है, और जो महावाक्य हैं, और अगर आप अपनी नजरों के सामने रखेंगे तो आप आते जाते उसको देखते रहेंगे और वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो बाकी तो सबने बता ही दिया है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। अब सबसे जरूरी है कि आपको कंटिन्यू रिवीजन में रहना है और कंसिस्ट रहना है। मैं भी थोड़ी सी पीछे रह जाती हूँ, रिवाइज कम करती हूँ, पढ़ के ही बस रह जाती हूँ, लेकिन इस बार रिवीजन करूंगी, अच्छे से करूंगी, पिछली बार से और बेहतर प्रयास करूंगी। और कंसिस्ट आपको रहना पड़ेगा, रेगुलर आइए। शोभा मैम ने एकदम करेक्ट बोला था कि स्टार्टिंग में 40 बच्चे, आई थिंक 45 50 60 बच्चे तक ज्वाइन कर जाते हैं क्लास में, और उसके बाद धीरे 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 जैसे ही पेपर का टाइम पास में आता है ना, तो आई थिंक 28 30, और शोभा मैम की क्लास में तो 15 20 22 ऐसे मतलब संख्या रह जाती है, मतलब कम होते चले जाते हैं। और लास्ट टाइम इस बार तो 10 या 11 बच्चे ने ही लास्ट में क्लास ली थी। तो कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी कि अगर आप वो रखेंगे तो आप जिस चीज के लिए आप परिज्ञान से जुड़े हैं, परिज्ञान के टीचरों से जुड़े हैं, तो वो तो आपको आपका गोल आप अचीव करेंगे। अगर आप नहीं रहेंगे, नहीं रेगुलर रहेंगे, अगर आप निरंतर नहीं रहेंगे अपनी स्टडी में, तो आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं उसके करीब जाने से ज्यादा आप उससे पीछे से होते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे। फिर जब पेपर देने जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मत दो, कुछ पढ़ा ही नहीं है, रहने दो, इस बार पेपर देना ही नहीं है, पढ़ नहीं पाए, या बहुत सारे हमारे रहते हैं अपने रीजंस के, हम इस वजह से पेपर नहीं दे। तो मेरा खुद का भी पर्सनल ऐसा है कि मैंने एक बार पेपर नहीं दिया था, हालांकि आता था, बस कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने पढ़ाई नहीं की, और मैं इस डर में रह गई कि अगर मैं इस बार पेपर दूंगी तो मेरा होगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पेपर दूंगी नहीं। तो आप लोग ऐसा मत करना, अभी से आप प्रयास करो, प्रयासरत रहो, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप में से काफी सारे बच्चे क्लियर करें, और हो सके तो सारे के सारे कर दें तो बहुत ही बेहतर है। और हमसे जो हमारा जो प्रयास है वो तो हम करेंगे ही, और आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ हमारे प्रयासों में भागीदार रहेंगे, तो मिलके इस बार फिर एग्जाम क्लियर करेंगे सारे। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बाकी तो बाकी सबने आप लोगों को अच्छे से निहारिका जी। गाइड कर ही दिया है, समझा ही दिया है, समझदार हैं कि सब जानते ही हैं और बेहतर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और निहारिका जी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती लड़की है। स्नेहल जी, बस आपके मन में कोई डाउट है क्या? यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सर, एक्चुअली हरिओम। जी हरिओम। मैं मतलब लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे पाई किसी वजह से, तो और मैं रेगुलर भी नहीं थी फॉर दैट मैटर। लेकिन मुझे ये पूछना है कि अभी लास्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व ऐसे किया था कि चेंजेस, टाइमिंग चेंजेस बहुत होते रहते थे। तो डू वी हैव एनी स्पेसिफिक टाइमिंग विच इज प्री डिसाइडेड, सो we can at least regulate our routine according to the timings? तो ऐसे कुछ टाइमिंग्स हमारे डिसाइड होते हैं क्या? और दूसरा क्वेश्चन है कि रोज दोनों पेपर की क्लास होंगे कि एक ही पेपर का क्लास कुछ दिन के लिए, फिर दूसरे पेपर का क्लास कुछ दिन के लिए, ऐसे होगा? स्नेहल एक्चुअली जी, इसका जवाब हालांकि मुझे इस सुनो ज्ञान सर, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मेरी क्लास जी बहुत ही जी इरेगुलर थी, तो मैं जी रिस्पॉन्सिबल हूँ जी इसके लिए। एक्चुअली ऐसा था कि कुछ ऐसे मैम, स्नेहल मैम, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिसकी वजह से ये पहली बार हुआ था कि क्लास में इतनी फ्लक्चुएशन आ रही थी। एंड मैं सॉरी टू से, इस बार भी ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं। तो बट आई विल मेक श्योर कि मैं दिन में ऐसे 2 घंटे अपने ओपन रखूं कि या तो इस टाइम पे, बट आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो एक ही क्लास रेगुलरली रखूं। बट इन केस कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं वही 2 स्लॉट्स रखूंगी कि बच्चों को पता है कि या तो इस टाइम पे या तो इस टाइम पे क्लास होगी। ओके। तो ये तो मेरी तरफ से था। और ज्ञान सर की क्लास रेगुलर होती है, वो क्लास मिस बहुत ही हार्डली करते। मेरी क्लास में फ्लक्चुएशन बहुत हो रही थी। I don't want to blame you, ma'am. I mean,
आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनीवेज, जस्ट I know मुझे ना, actually मुझे नहीं पता है कि मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम है. It's you actually it's I okay mean to accept the problem. It's okay to accept yeah, the I problem. No, no. understand and the same thing comes with us कि हमारा भी ऐसे हो जाता है कि टाइम क्लैश हो जाता है, फिर क्या करे. तो Exactly. मतलब मेरे को अभी आपने actually बोला कि yes, आप yes. ग्रुप बनाओगे, फिर जो अटेंड नहीं करेगा उनको रिमूव करोगे, तो आई वाज लाइक कि अरे बाप रे, अगर ऐसा हुआ और टाइम क्लैश हुआ तो मैं तो गई, नहीं तो नहीं, ऐसा मैंने करना कहा भी ना. है और थोड़ा हाँ, एडजस्टमेंट भी बहुत करना पड़ता मैंने है कहा चीजों ना के साथ. कि बच्चों से रेगुलर टच में रहेंगे. मैं चाहती हाँ हूँ कि मुझसे बच्चे रेगुलर टच में रहे. मैं क्लास में अगर स्नेहल आप मेरे क्लास में आते होंगे, मैं ना पर्सनली सबके नाम लेती हूँ यस ताकि यस, बच्चे मैंने मेरे रिकॉर्डिंग फ्रेंड बने. फॉलो की है मैम आपकी. और आपका मतलब मुझे कब से ये चीज आप सबको कन्वे करनी थी. ज्ञान प्रकाश सर से तो काफी टाइम मेरा मैसेजिंग होता रहता है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली कन्वे करनी थी कि आपने जो सिखाई है चीजें पेपर 1 के लिए, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स फॉलो की, जो मुझे बाकी कहीं से नहीं समझा वो आपकी क्लास से बहुत अच्छे से समझा, बहुत डिटेल समझा और बहुत पक्का दिमाग में बैठ गया है कि अगर रिसर्च के बारे में अगर आपने सिखाया है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वो जो चीजें आपने बना के दी, जो कॉम्बिनेशंस आपने बना के दिए याद रखने के लिए, दैट इज रियली रियली अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम यू. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड टू प्रकाश सर कि मैं तो उनको बहुत परेशान करती रहती हूँ, कुछ भी सवाल आते हैं दिमाग में योगा के बारे में तो वो मैं उनको पूछती ही रहती हूँ. मतलब वो हम पर्सनली नहीं एक दूसरे को जानते, मैं आज पहली बार उनको देख भी रही हूँ, शायद वो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, बट अगर वो स्नेहल पाटिल का मैसेजिंग देखेंगे तो ही विल अंडरस्टैंड कि लास्ट 6 मंथ से मैं उनको परेशान कर रही हूँ किसी ना अरे किसी नहीं, चीज को लेके. But I would like to thank you so much for your recordings and for your content which you give in your PPTs and specifically ज्ञान सर आपने जो हठ योग का जो एक proper systematic PPT बनाया, that is very helpful to me क्योंकि क्रक्स है उसमें जो पढ़ के बस हो जाता है, मतलब बाकी चीजें पता रहती है लेकिन दिमाग में रखने वाली जो बुलेट चीजें है जो आपने उसमें डाली है वो सच में बहुत अच्छी है. तो मुझे ग्रेटिट्यूड भी आपको देना था और ये सवाल भी जी पूछना था कि प्लीज ट्राई टू कीप इट ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन जी रेगुलर टाइमिंग सो वी कैन नॉट miss the class. Please. Sure. I mean, you can understand as you are also married, we have so many things to manage. और ये 2-3 Lot महीने of ऐसे होते हैं ना कि बच्चों की एग्जाम फाइनल्स और ये सब चीजों में ना अपना खुद का प्रेफरेंस खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे. तो प्लीज मेक इट श्योर कि वो sure, चीज एक टाइमिंग हम जी फॉलो करें. जी sure, बिल्कुल sure. मैम. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इनपुट्स. एंड टाइमिंग फिक्स ही रहता है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मतलब टाइम फिक्स ही रहता है बट थोड़ा सा इधर उधर होता है. इट्स ओके. और ठीक है, तो रिमूव यू करने टेक की केयर ऑफ घाई दिस मत थिंग. कीजिए प्लीज. अरे नहीं, इट्स ओके, अरे इट्स ओके, स्नेहल नो मुझे मैम प्रॉब्लम. डरो नहीं. मुझे वो टेंशन ज्यादा आ रहा है कि आप सबसे जैसे पहले रिमूव स्टूडेंट्स होने के वाली लिए मैं नहीं है रहूंगी फिर. स्नेहल मैम, आप अरे नहीं जैसे नहीं. स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वो. मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 40 बच्चे होते हैं और वो आप एग्जाम टाइम में देखोगे उड़न छू है. वो रिजल्ट वो थोड़ा सा देना पड़ता है, एक्चुअली नहीं बताना नहीं पड़ता है. वो बात सही है. आई एम अ टीचर ऑल्सो सो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट फिर भी जब स्टूडेंट के रोल में आती हूँ तो मुझे भी तो डर लगता है ना कि सामने वाले टीचर ज्यादा. हम लोग हिटलर थोड़ी है. नहीं 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 बच्चे नहीं, वो आएंगे बात तो बच्चे डेफिनेटली नहीं है. ये आप हमारे लिए ही कह रही है, समझ में आ रहा है मुझे, बट देन बाकी चीजें डरा देती है फिर ना, ऐसे हो जाता है. डरो नहीं, रिलैक्स्ड. परिज्ञान इज रिलैक्स्ड. परिज्ञान फैमिली है. वी आर फैमिली. या एकदम रिलैक्स्ड रहो. कोई सीरियसली. टेंशन. मैंने कहा नहीं ना, कहा मैंने आप कॉल करो हमें, हमसे बात करो, हमसे शेयर करो. हमें ज्यादा पता चलेगा हमारे स्टूडेंट्स के बारे में. हम उतना अटैच होंगे आप लोगों से. और ज्ञान करेक्ट सर को आप 6 महीने परेशान किया ना, आप और 6 महीने परेशान करो उनको. सॉरी ज्ञान सर, बिल्कुल पहचान कोई भी बात नहीं, नहीं अरे कोई होते बात हुए नहीं, इट्स मैंने ओके. आपको बहुत परेशान किया है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट कोई मेरे बात पास नहीं, इट्स और ओके, कोई आप सोर्स चिंता नहीं मत है कि कीजिए. मैं किसी को पूछूं या किसी से गाइडेंस लूं, तो आई कीप आस्किंग यू. जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं मैम, एक्सक्यूज आप मी. हमेशा पूछ सकती हैं. जी जी. हाँ जी, आई जॉइन जस्ट नाउ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप बता सकते हैं डेज और टाइम कौन से रखे हैं
हाँ हाँ, अभी बताऊंगा मैं, अभी लास्ट में अपन बताएंगे, ठीक है ना? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी अपन Okay. कुछ स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, तो जस्ट लिसन दैट। एंड विद Yeah, दिस आई yeah. वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंतरिम भाई कि जस्ट हमारे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है अंतरिम भाई, और बड़ा गर्व होता है हमारे इस विद्यार्थी के साथ कि मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी मेरे पास है, तो इस बात का मुझे काफी अभिमान भी रहता है। चलिए, कभी कहानी अंतरिम भाई का बाद में सुनाऊंगा, बट नाउ आप इनके मुंह से ही बातें सुनिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, अंतरिम भाई। थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी अभी नए जुड़ रहे हो परिज्ञान के साथ, मेरा जब पहले शुरुआत हुआ था तो मैं एज ए स्टूडेंट ही जुड़ा था। मैं भी क्लास करने के लिए आया था। मेरी पहली क्लास परिज्ञान में था। 2021 से मैं स्टार्ट किया था क्लास करना। जून से, मतलब मुझे एग्जाम देना था 2022 जून का, तो उसके लिए हम जनवरी से क्लास स्टार्ट करे थे। अभी मैं यहाँ पर पेपर 2 के 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ परिज्ञान में, जो कि है, एक है साइकोलॉजी और दूसरा है मेरा, मैं जो पढ़ाता हूँ वो है थेरेपी। जैसे आपको एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो मैम पढ़ेंगे, शोभा मैम। तो मैम का जब भी एनाटॉमी खत्म हो जाएगा, उसके बाद थेरेपी का जो सेक्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा, और साइकोलॉजी का जो सेक्शन है ये मैं पढ़ाऊंगा। ये दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैम ने बताया ना पहले, और सर भी बताएंगे एंड में, मुझे पता है ये चीजें कि, तो मैं बस कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो यूजीसी नेट के लिए बहुत 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 जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। हमने भी जब एग्जाम्स दिए थे तो मैं 3 टाइम्स एग्जाम्स दे चुकी हूँ। मैं 3 टाइम्स ही क्वालिफाई कर चुका हूँ यूजीसी नेट एग्जाम को। तो ये कुछ 4 की पॉइंट्स मैंने लिखा है। मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं जब भी एग्जाम मुझे देना होता था तो मैं यही चारों की पॉइंट्स है जो मैं फॉलो करता था, और ये चारों की पॉइंट्स ना मैंने सर से ही सीखा है, मैम से ही सीखा है, ठीक है। तो ये चारों की पॉइंट्स कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये चारों को मैं बस एक कंसाइज कर देता हूँ, ठीक है। पहला है रेगुलरिटी, यानी आपको रेगुलर क्लासेस में आना है। देखो, अब काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं ना जिनको ऑफिस भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, तो आप रेगुलर क्लासेस में कैसे रहोगे? अगर आप क्लास मिस भी कर रहे हो ना, तो उस दिन का, उस क्लास का रिकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं क्लास, तुरंत रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। परिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाता है। तो आपको क्लास में बोलने की भी जरूरत नहीं है कि सर रिकॉर्डिंग दे दो, सर स्लाइड दे दो। इस बार जो स्लाइड का मुद्दा है ना, वो आप लोगों को एक ड्राइव होगा, एक लिंक होगा जो परमानेंट ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप लोगों को वहां से स्लाइड हर एक यूनिट का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वहां पे हम सारे स्लाइड अपलोड करके रखेंगे। हर एक टीचर्स का जो भी स्लाइड होगा सब वहां पे अपलोड होगा। तो आपको अब बार बार पूछने का भी जरूरत नहीं है। क्लासेस के लिए मैंने देखे हैं कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हर एक क्लासेस ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। तो क्लासेस का लिंक दे दो, स्लाइड का लिंक दे दो, ये बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इस बार आप लोगों को, जो पहले भी नहीं पड़ता था। तो ये पहले दिन आप लोग जान लो ताकि आप लोग भी ये गलती ना करो। अगर आप रेगुलर क्लास, हो सकता है कई सारे रीजंस होते हैं क्लासेस मिस हो जाता है, तो आप आज का क्लास अगर आज कर लोगे ना, तो जब आप क्लास अगले दिन के क्लासेस में आओगे, फॉर एग्जांपल आपका आज का क्लास मिस हो गया, अब कल आ रहे हो क्लास में, तो आज के क्लास के साथ कल का क्लास जो है वो लिंक होता है। अगर आज का आप मिस कर लिया तो कल का क्लास जो है वो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए रेगुलरिटी इस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दूसरा है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? कई सारे लोग होते हैं ना, पीपीटी से पढ़ते रहते हैं, पीपीटी से पढ़ते रहते हैं, लेकिन सॉरी, पीपीटी से पढ़ने का ना एक जैसे पीपीटी मिलेगा आप लोगों को, पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये एलेबोरेटिव नोट्स होते हैं। दो टाइप की नोट्स होती है, एक होती है शॉर्ट नोट्स, एक होती है एलेबोरेटिव नोट्स। अब मैं क्यों बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप लास्ट में रिवीजन करते हो ना, जब एग्जाम्स डिक्लेयर हो चुका होता है कि आपका डेट आ गया आपके सामने कि आपको लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में क्या आपको लगता है कि जो आप 5 महीने से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, वो आप 10 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो क्या? आपको तब BYQs भी लगाना होता है, आपको रिवीजन भी करना होता है, तब इतना सारा काम आप 10 दिन में कर लेते हो? कर लोगे? नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन हम चाहते तो है कि एग्जाम देने से पहले एक बार सबके सब रिवीजन कर ले। तो तब क्या रिवीजन करना जरूरी होता है? तब वो स्टिकी नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स जो हम बनाते रहते हैं हर एक क्लास में,
जैसे कि हमारा पीपीटी अगर आप देखेंगे, नोट्स देखेंगे, तो जो भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना, वो बताते हैं कि यहाँ से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहाँ ये एरिया है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन का एरिया जो होता है पीवाईक्यूज की, वो आपको शॉर्ट नोट्स में बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। वो लास्ट में जाके आप वो शॉर्ट नोट्स ही बस पढ़ोगे, वो शॉर्ट नोट्स आप वो 10 दिन में बस पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर आता है तीसरा स्ट्रेटेजी, वो है रिवीजन। हर दिन का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम उसके पीवाईक्यूज लेते हैं। पीवाईक्यूज, और कई बच्चे इसको गलत समझते हैं, मैं भी गलत करता था पहले, जब मैं पहली बार एग्जाम दिया था, दूसरा बार जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मैं तब भी गलत किया था। फिर मैंने ये सीखा ज्ञान सर से, पीवाईक्यूज को रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वीडियो ऑन कर लिया यूट्यूब का, आप पीवाईक्यूज देखे जा रहे हो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, चलो ठीक है, इसका आंसर ये है। अब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब आपको अब कहीं से सुना है कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज बेस्ड होती है, लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है। जी हाँ, क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड होती है, लेकिन पीवाईक्यू रिवीजन नहीं होती है क्वेश्चन में। पीवाईक्यू बेस्ड का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चारों ऑप्शन को देखना पड़ता है। और चारों ऑप्शन के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन का राइट साइड में भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेफ्ट में भी कितना जा सकते हो, ऊपर में कितना, नीचे में कितना आप जा सकते हो, यानी वो चारों ऑप्शन में कितना क्वेश्चन बन सकता है। जब आप रिवीजन का मतलब ये होता है, पीवाईक्यूज रिवीजन ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ से क्या बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, और यही कंसेप्ट को घेर कर अगले साल का क्वेश्चन बनता है, अगले जो बैच होते हैं उसका क्वेश्चन बनता है। जैसे आप 2023 दिसंबर जून, 2022 दिसंबर जून, इसका पीवाईक्यूज करोगे, तो इसका मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन देखा, आंसर सॉल्व कर लिया, निकल गए। ये इसको पीवाईक्यूज रिवीजन नहीं कहते। ये पहले पहले ठीक है, लेकिन जब आप सिलेबस आगे बढ़ते जाओगे, एक एक यूनिट कंप्लीट करते जाओगे, तो उस यूनिट का जब हम पीवाईक्यूज लगाते हो, तो इसका मतलब है कि पीवाईक्यूज को घेर कर जितने भी सवाल है, वो सारे सवालों को भी लगाना जरूरी है, तभी जाके आप असली मायने में पीवाईक्यूज को रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवीजन। अब रिवीजन दो तरीके से करनी होती है, एक तो पीवाईक्यूज का रिवीजन आप कर रहे हो, दूसरा है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको भी आप रिवीजन करो, क्योंकि अब भी आपके पास टाइम इतना है कि आप एक यूनिट पढ़ा, उस यूनिट का आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, अभी आज आप कंप्लीट हुआ यूनिट, एक बार रिवीजन कर लो, पीवाईक्यूज को लगाते जाओ आप, फिर रिवीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया है। अब आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स की करनी है बाद में, उसके लिए हम पहले से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तब लास्ट में जाके आप अगर बनाते बैठोगे ना शॉर्ट नोट्स, बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, यकीन मानो, तब लास्ट में जाके शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। तो पहले दिन से लिखना बहुत जरूरी होता है, जब क्लास में बैठ रहे हो एक कॉपी लेकर और पेन लेके बैठो जब भी आप क्लास में बैठ रहे हो, वरना ये काम नहीं आने वाला है। ये सारे स्ट्रेटेजी अगर कोई फॉलो कर रहे हैं ना, तो नेट जेआरएफ इतनी टफ भी नहीं होती है। इतनी टफ एग्जाम यूजीसी नेट है नहीं, जितना लोग सोच लेते हैं कि बहुत टफ है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो मेरे को बोलते हैं वो पढ़ के क्या करूंगा, वो तो बहुत दूर है, नेट नहीं होगा हमसे, मतलब उनको कोशिश करना ही नहीं है, पहले ही हार मान लेते हैं, पहले ही डर लेते हैं। तो जो डर गया उसके लिए यूजीसी नेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नहीं डरा, जो आगे बढ़ने के लिए आ रहा है, उसके लिए 100% बिल्कुल एकदम यूजीसी नेट उनके हाथ में है, ठीक है। और 4 नंबर जो स्ट्रेटेजी मैंने 3 बता दिया, पहला रेगुलरिटी, दूसरा शॉर्ट नोट्स, तीसरा रिवीजन, और चौथा जो है वो है कंपैरेटिव नोट्स। अब कंपैरेटिव नोट्स का मतलब क्या है? कंपैरेटिव नोट्स का मतलब होता है, स्टडी सब लोग करते हैं, अब देखना कि आपके क्लास में अगर कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी नेट क्वालिफाई नहीं कर रहा है, अब देख रहे हो कि यार ये तो फास्ट बॉय था, इसका तो मतलब ये तो बहुत पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी ये भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आप डर रहे हो कि ये नहीं कर पा रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं, आप कोचिंग में क्यों आ रहे हो? कोचिंग में आने का मतलब यह है कि पढ़ते तो सब है, लेकिन यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए ना पढ़ने का एक अलग स्टाइल होती है। क्या? वो है स्मार्ट, जिसको हम ना अभी अभी बहुत एक चल रहा है ना कि स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि कंपैरेटिव नोट्स, जैसे अभी किरण मैम बता रहे थे ना, कंपैरेटिव नोट्स का वही मतलब है। आपको जब आप पूरा हठयोग पढ़ लिया, हठयोग में आपको 5 टेक्स्ट पढ़नी होती है, ठीक है, तो जब आपका हठयोग का सारे टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, आसन सभी में बताया हुआ है, अब आपको देखना है कि हठयोग में, हठयोग प्रतिपिका में आसन इतने हैं 15,
घेरन संहिता में 32, हठयोग प्रतिपिका का यहाँ लिख लिया, उसके बगल में स्केच करके एक टेबल बना लिया, हठयोग प्रतिपिका लिख लिया, घेरन संहिता लिख लिया, वशिष्ठ संहिता लिख लिया, ऐसे करके सारे हठयोगिक टेक्स्ट का आसन एक चार्ट आपने बना लिया। अब आपको अलग से बुक खोल कर वो देखने की जरूरत नहीं है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको 4 आसन बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इन चारों में से कौन कौन से आसन इन 2 टेक्स्ट में कॉमन, आपको 2 टेक्स्ट प्रेफर कर दिया होगा, इन 2 टेक्स्ट में है। अब आप बताओ, आप कैसे बताओगे? अगर ये कंपैरेटिव स्टडी आपने कर लिया तो ये आसानी से आप आंसर कर पाओगे, आपके हाथ में वक्त बच जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आंसर देना, सिर्फ सही आंसर देना एक मतलब सही आंसर देना ये सफिशिएंट नहीं होता है, टाइम के साथ सही आंसर देना बहुत जरूरी है। वरना आप ये क्वेश्चन को ना टाइम टेकिंग बनाया जाता है। कोई एक होता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है, दूसरा होता है कि क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आंसर करने में ना सर बहुत टाइम लग रहा है। और देखना आप जब पेपर देने के लिए जाओगे ना, कि हर एक बात आपको तब याद आएगा कि पेपर सर बहुत टाइम टेकिंग बनाया। लेकिन जिन बच्चों ने ये कंपैरेटिव नोट्स बना लिया, जिन बच्चों ने ये कंपैरेटिव नोट्स पढ़ के गए हैं ना, जो खुद से बना के पढ़ के गए हैं, उनके लिए पेपर टाइम टेकिंग नहीं होता है। वो उतने ही टाइम में पेपर को आसानी से करके आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपैरेटिव नोट्स, वो चार्ट, वो टेबल, वो हर दिन देखते थे। ठीक है, तो इसलिए ये चारों की पॉइंट्स को जब तक आप याद रखोगे, ये चारों की पॉइंट्स को आप पकड़ के चलो, देखना यूजीसी नेट इतना टफ नहीं है जितना लगता है। ठीक है, ये आप कर सकते हो और ये यकीन के साथ चलना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन मुझे 12 घंटे 24 घंटे पढ़नी है, मुझे सोना नहीं है बिल्कुल भी, मुझे पढ़ना है। 6 महीने के लिए भूल जाओ नींद। नींद भूलने के लिए कोई नहीं बोला आपको, बस ये बोले हैं कि पढ़ाई करो और उनके साथ बातें करो, उनके साथ भी अपना बातचीत करते रहो जो एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे 24 घंटे पढ़नी है। नहीं भाई, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना रिफ्रेशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना, आपको हर एक टीचर बताएगा क्लास में, क्योंकि ये मैं और मैम पता नहीं कितने बार इन चीजों को लेकर मैंने डिस्कस कर चुका मैम के साथ, शोभा मैम के साथ, कि मैम पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है ना, हम हर बार बोलते हैं पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। सर भी आप लोगों को बोलेंगे, देखना कि पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, रिलैक्स नहीं कर रहे हो तो भूलते भी जाओगे। भूलना नहीं है, बस पढ़ना है, आराम से रहो, पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, तो एग्जाम आपका है, कोई नहीं रोक सकता आपको क्वालिफाई करने से। लेकिन डर के पढ़ोगे, एग्जाम हॉल को जाओगे, इतना डरा हुआ होंगे आप, एग्जाम सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा है आंसर आता है, गलत करके आओगे डर के मारे। डरना नहीं है, एग्जाम से डरना नहीं है, रिलैक्स करते रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तो सफलता आपकी है ही है। ओके, धन्यवाद, बस इतना ही सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखो भाई, ये बच्चा जो जो बात बोला है वो सारी की सारी बातें अपने अनुभव से बोला है, और अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है। तो आप सभी लोग जो है इस बात को बिल्कुल ही सीरियस लें, इन सभी चीजों को आप लोग अपने ध्यान में रखें। और कुछ चीजें इस बार अपन चेंज करेंगे, क्योंकि अपन ठीक है, अपन एफर्ट पुट करते हैं, कई सारे हमारे को इनपुट्स भी मिलते हैं, कई सारी चीजें भी आती हैं, तो कुछ चीजें अपन चेंज करेंगे, उस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात होगी यार कि देखिए, अभी अपन ना आप सभी को, जैसे कि मैम ने अटेंडेंस वाली बात कही, तो सबसे पहली बात इस बार मैं करने जा रहा हूँ कि अटेंडेंस वाला सिस्टम जरूर रहेगा। क्योंकि यार अगर हम भी एफर्ट पुट कर रहे हैं ना, तो हमें भी तो लगना चाहिए ना कि सामने वाला सीरियस है। बिकॉज हम लोग अपना जान लगा देते हैं पढ़ाने में, समझ गए ना, बिल्कुल ही खुद को भूल जाते हैं, उस तरह से अपन पढ़ाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सीरियस रहें। जो बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे जेआरएफ करना है, ईमानदारी से करना है, उसके लिए मैं 24 घंटा काम करने को तैयार हूँ। जो बच्चा नहीं चाहता, माफ करें, आप लोग जाइए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, परिज्ञान में की रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अपन यार थोड़े इमोशनल टाइप के लोग हैं, समझ गए ना। अपन दूसरी तरह से सोचते हैं, दुनिया की तरह से नहीं सोचते अपन। अपन सोचते हैं कि चलो 2-4 बच्चे भी अगर क्रांतिकारी निकल गए, 2-4 बच्चों के अंदर भी ये भाव आ गया कि नहीं मेरे को कुछ करना है, तो वो मेरी कमाई है और वही बात है। तो आई थिंक बहुत सारे पुराने लोग भी हैं और बहुत सारे नए बच्चे भी हैं। तो जो नए बच्चे हैं
उनको जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार नेट जेआरएफ अगर आप लोग जुड़े हो, तो उनको मैं 2-3 बातें बताता हूँ। जो नेट जेआरएफ की एग्जाम होती है वो पीएचडी करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है यूजीसी। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में भी आपके मुख्य रूप से 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी आपके 10 यूनिट है। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 8-8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। मतलब 20 में से 16 यूनिट आपको बिल्कुल जबरदस्त कमांड चाहिए फॉर द जेआरएफ। 16 यूनिट पे अगर कमांड नहीं है तो जेआरएफ नहीं। हर किसी का अपना एक तरीका है, हर किसी सब्जेक्ट की अपना एक महत्ता है। कंपटीशन में आपको चूज करना पड़ता है। कोई भी 20 का 20 यूनिट पढ़ नहीं सकता, इस तरह का नेचर है। हालांकि ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकता, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, 16 यूनिट को कर करके जाइए। 2 यूनिट पेपर 2 से भी छोड़ दीजिए और पेपर 1 से भी 2 यूनिट छोड़ दीजिए, या नहीं छोड़ने का मन कर रहा तो पीवाईक्यू कर लीजिए। दैट्स ऑल, इतनी बात आपको करनी है। अब चलिए एक आध दो बातें और कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो पर्पस होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, युद्ध की तैयारी है। और कई बार उतार आएगा, कई बार चढ़ाव आएगा, कई बार आप बहुत ऊपर जाओगे, कई अच्छा बढ़ोगे, कई बार आप 2 4 10 दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो युद्ध की तैयारी जो करते हैं हम रोज करते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखना होगा कि मुझे क्यों जेआरएफ करना है, मुझे क्यों नेट क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आप लोग इस पर्पस को पूछ ले, अभी पूछ ले। शुरुआत में क्लियर जवाब ना आए, लिख लीजिए कि क्यों करना है मुझे। जब आपके पास क्यों क्लियर हो जाएगा ना, बिलीव मी, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, गाना सुनते हुए, जो भी कर रहे हो ना, पढ़ लोगे। आपके जो बहाने होते हैं कि अरे यार मेरा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मेरे कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। उनके घर में उनका सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड डांटते थे, हस्बैंड कुछ और बोलते थे, बट स्टिल हस्बैंड का डांट सुनते हुए, बच्चों को देखते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से जो है क्वालिफाई किया। तो जिसके पास जो है ना, कई लोग बोलते कि मेरा जॉब है। जब मैंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, मैं भी 9 घंटे की जॉब करता था और मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी, एक दिन की छुट्टी नहीं। तो ये जो बहाने हैं ना आपके मन में होता है, इस मन के बहानों को अगर आप निकाल लोगे तो बात बनेगी। तो सबसे पहले आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि मुझे जेआरएफ करना है तो करना है, और पर्पस एक बार क्लियर है तो आप मेहनत कर लोगे। तो पहला बात आप लोग पूछना अपने आप से कि क्यों करना है जेआरएफ, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे बीच में आदरणीय, हमारे परम आदरणीय मित्र अमरपाल जी आ चुके हैं। तो स्वागत है सर, आपको बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम और वेलकम। अच्छा, प्रणाम। हम तो नित्य प्रति देखते हैं आपको। अच्छा, नित्य प्रति देखते हैं, चलिए ठीक है, तो स्वागत है। हाँ, तो चलिए मैं जहां पे था बात पे वहीं पे आता हूँ। तो सबसे पहली बात जो है, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी जो बात आपकी होती है, वह दूसरी बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी पूछ रहा है आज का। ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है, लेकिन बहुत बार ना 3 चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। पहला को कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट क्या होता है, हर बार आपका मन जो है ना आपको कहेगा छोड़ो यार, 6 महीने की तो बात है, हम जेआरएफ एंड नेट। हाँ स्नेहल पाटिल जी, जेआरएफ और नेट जो होता है वो सेम ही एग्जाम होता है, मार्क्स का फर्क होता है। अगर आपका एग्जाम पास किया आपने, अगर आपके लगभग 60 से 70% मार्क्स है तो आपका नेट हो जाता है, और जब आपके 75 से 80% मार्क्स है तो आपके जेआरएफ हो जाता है। तो जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसके 1% बच्चों को जेआरएफ होता है। जेआरएफ मतलब कि आपको गवर्नमेंट जो है हर महीने 50,000 रुपए सैलरी देती है ताकि आप रिसर्च कर सके, और वो उसकी उम्र सीमा है। लड़कियों के लिए वो उम्र 35 ईयर्स की है और लड़कों के लिए 30 साल की। ठीक है, तो अगर आप 35 साल से बड़ी हैं तो यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द नेट एग्जाम। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरा कहना है कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। आपको 3 चीजें मैनेज करना पड़ेगा। पहला, आपको अपना माइंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, हारना मत दो, तुम खाली पढ़ना, हारना कभी नहीं। फिर भी हर साल लगभग
2 4 5 बच्चे ऐसे आते हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है, वो एग्जाम के पहले ही हार जाते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं करूंगा, इस तरीके के उनके अंदर बात आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माइंड मैनेज करना है। माइंड को जब भी मन में नकारात्मकता आए, अपने मन को कहना है कि एग्जाम के बाद सोचेंगे। एग्जाम तक माइंड में कोई निगेटिविटी नहीं, कोई चाह नहीं, बिल्कुल वैरागी बन के काम करना है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा जेआरएफ होगा, कभी नहीं कहा, मैंने किसी से कभी बात नहीं करी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा जेआरएफ था। तो ये क्या होता है, दिस इज अ थिंग कि आपको एक चीज को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो पहला आपका माइंड मैनेजमेंट करना है, मन को कभी नकारात्मकता की ओर जाने नहीं देना है, जाएगा भी तो मन को समझा लेना है, पहली बात। दूसरी बात होता है फियर मैनेजमेंट। कई सारे बच्चे ने एग्जाम में डर जाते हैं, वो जैसे ही एग्जाम में जाते हैं वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि यार कैसे करूं, इतना है, ऐसा है, इतना इतना सिलेबस है, मेरा तो कुछ रिवीजन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, ऐसा है वैसा है, और जाके गलती करके चले आते हैं। अरे भाई ये बताओ, मैंने जेआरएफ कर लिया तो क्या मैं जीवन से मुक्त हो गया क्या? जिसकी तैयारी आप कर रहे हो मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि मैं जीवन से मुक्त हो गया, मेरे जीवन के कष्ट दूर हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जीवन में आपके कष्ट हमेशा रहेंगे, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे। तो डरना नहीं है, पास कर गए तो भी जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, और फेल कर गए तभी भी जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसको एक एग्जाम की तरह ही लिया जाए, जीवन और मृत्यु का सवाल इसको ना लिया जाए, और कभी भी जो है ना एक्सक्यूज ना दिया जाए। तो आपको अपने डर को मैनेज करना है, कहना है कि ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो हो गए, दैट्स ऑल, ठीक है, एक्सेप्टेड है। मेरा जीवन थोड़ा ना खत्म होगा भाई, जीवन नहीं खत्म होता किसी के एग्जाम में फेल होने से। तो आपको अपने फियर को मैनेज करना है। और तीसरा होता है, माइंड को मैनेज कर लिया, फियर को मैनेज कर लिया, एक और मैनेजमेंट होता है जो आपको करना होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ईगो मैनेजमेंट। एग्जाम में जिसने अपने अहंकार को मैनेज कर लिया वो विजेता है। कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पुट करता है ना, आप देखिएगा हर एग्जाम के पहला ही क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे अटकेंगे यहीं पर, आधा बच्चे वहीं फेल कर जाते हैं। जिसने भी डेटा इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट किया उसमें से 10 बच्चों ने अगर अटेम्प्ट किया तो 9 बच्चे फेल हैं, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का नेचर ऐसा है कि 10 मिनट तो कम से कम बोलेगा, और शुरुआत में आपने ले लिया उसको डेटा इंटरप्रिटेशन और ईगो कर लिया कि नहीं मैं तो मैथमेटिशियन हूं, रामानुजन के बाद मेरा ही नंबर आता है। अगर ऐसा जिस बच्चे ने सोच लिया उसका कल्याण हो गया। ऐसा मेरा इस बार भी एक विद्यार्थी थी, हम लोग समझ रहा था कि वो टॉप करेगी, ऐसा मेरा मतलब भाव था, लेकिन उस लड़की ने ईगो पे लिया बात को, और जो लड़की जेआरएफ टॉप कर सकती थी वो अभी नेट पे अटक गई। तो आप समझो क्या कहना चाह रहा हूं, ईगो नहीं करना है। क्वेश्चन कुछ एग्जामिनर जो है ना देता ही ऐसा है, एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देता है, वो फंसाने के लिए ही देता है, तो ईगो नहीं करना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, और पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही करने, 110 क्वेश्चन सही कर लो, तुम 40 क्वेश्चन गलत करो, बिल्कुल 40 क्वेश्चन गलत करने की छूट मैं देता हूं। लेकिन आज तक भी कोई मेरे को ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला जिसने इस बात को फॉलो किया। जिसने भी इस बात को फॉलो किया वो जेआरएफ, जिस बच्चे ने भी 110 क्वेश्चन मैनेज कर लिए वो जेआरएफ। बच्चे नहीं कर पाते मैनेज, 40 क्वेश्चन में गलत करने को कहता हूं, वो 150 के 150 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में आराम से नेट भी नहीं कर पाते। तो ईगो मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ईगो मैनेजमेंट और फियर मैनेजमेंट, समझ गए? ये 3 चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज मैनेज कर ले गए आप, और जैसा कि सभी टीचरों ने बताया कि आपको रेगुलर रहना है क्लास में, जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहता है ना, मैं गारंटी देता हूं कि उस बच्चे का रिवीजन आराम से हो जाएगा। अपन अंत में तो रे भाई धुआंधार पढ़ते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं। अरे तो आप यूट्यूब पे जाके देख लो, 8-8 घंटे का क्लास लिया है, तो उससे कैसे होगा? अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपका काम हो जाएगा। तो क्लास में रेगुलरिटी, एक बात तो ये है। दूसरी बात है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन खुद से नहीं अटेम्प्ट करते। मैंने इस बार इस नए चीज को ढूंढ के लाया, जैसे मैं क्वेश्चन कराया तो बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। देखो रे भाई, यहाँ पे मैंने आपको उत्तर बताया, आपने क्वेश्चन ही सॉल्व किया। आप क्वेश्चन खुद से देखो और देख करके ट्रिक लगाओ कि अब इस अननोन क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? कई सारे बच्चे को मम्मी सिखाती कि देखो बेटा ये आलू है, ये गोभी है, ये प्याज है, ये टमाटर है, इसको ऐसे मिलाते हैं, आलू गोभी की सब्जी बन जाती है। सारे बच्चे रट जाते हैं, वही सब्जी बनाते हैं। कभी उनको बैगन की सब्जी बनाने को दे दो, कंफ्यूज हो जाएंगे।
सेम क्वेश्चन होता है यहाँ पे। अपन क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू करा देते हैं क्लास के अंदर, सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर देते हैं, बट होता क्या है, बच्चे खुद से अटेम्प्ट नहीं करते क्वेश्चन। इससे उनका जो एक अप्रोच डेवलप होना चाहिए कि कोई भी अननोन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच डेवलप नहीं होता और बच्चे अटक जाते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि खुद से एफर्ट कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से मेहनत करेंगे तभी बात बनेगी। अननोन क्वेश्चन को देखिए, जो एग्जाम में क्लास में जो मैंने बताया क्वेश्चन वो मेरा ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। तो आपको खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी 2-3 किताबों को अब आपको बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद के मंत्र, हठ प्रदीपिका और योग सूत्र, ये 3 ऐसे चीज हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और बिल्कुल ही डीप में जाकर के, संस्कृत में जाकर के आ रहे हैं। तो इन चीजों को अपन मैनेज करेंगे। थोड़ा सा संस्कृत आपको आना चाहिए और वो क्लास में हम बताते भी हैं, तो आपको इस चीज को मैनेज करना है। थोड़ा सा संस्कृत से डरना बंद कर दीजिए। अब वो जमाना गया कि संस्कृत के बिना भी कोई जीआरएफ निकाल सकता था, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि संस्कृत जो है ना, थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए। हालांकि ठीक है, मेरे को भी नहीं आता, लेकिन इतना तो आता है कि मैं क्वेश्चन देख करके बना दूं। तो इतना आपको संस्कृत आए कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको आप मैनेज कर लीजिए। तो संस्कृत की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो इतनी ही बातें मुझे करनी थी। बाकी जो है अभी जस्ट हम क्या करेंगे, 1 वीक पढ़ाएंगे और उसके बाद एक टेस्ट हम डालेंगे, और उस टेस्ट में हर मंथ आपका हम एक 100 मतलब 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज और भी लास्ट टाइम गलती करी, एक्चुअल बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे बोलते तो है कि मैं बहुत धुआंधार हूं, मैं तो भाई परमाणु बम हूं, लेकिन जब बजते हैं तो लगता है कि यार कोई वो बम नहीं थे, वो मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो इस बार अपन 150 क्वेश्चन के सेट बनाएंगे, 4 सेट 5 सेट बनाएंगे, और उन 4-5 सेट को जो है अपन देखेंगे सबका मार्क्स की कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम गाइड करेंगे। कई सारे बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको अलग गाइड करेंगे, और जिन बच्चों के कम होते हैं उनको अलग गाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात होगी, टेस्ट अपन जरूर कंडक्ट करेंगे, और ये बात होगी टेस्ट वाली, एग्जाम में टेस्ट करेंगे। बाकी हम सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, जो बाकी बड़ा वाला ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं, और उसमें अप्रूवल होगा। कोई भी बच्चा अगर अपसेंट करेगा तो उनसे हम कॉल करेंगे, पूछेंगे क्यों अपसेंट हुए। अगर जेन्युइन रीजन नहीं हुआ तो भाई माफ कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम 2 बच्चे को ही पढ़ाए, लेकिन फोकस तो करें ना। अपन जान लगा देते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कई बार दोबारा दोबारा मैं बात करता हूँ, डबल बार, ट्रिपल बार, 4 बार, 5 बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ छोटी छोटी चीजों को। तो होता क्या कि कोई नया बच्चा आया, कहा कि सर फिर से बता दीजिए, अब बताना पड़ जाता है यार, क्या करें, अब क्लास बच्चों को मना नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों को रखेंगे जो क्लास में रेगुलर है। तो ये बात हो गई, ये मैम ने भी बात कर दिया। बाकी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है डिस्कशन, वो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, जो बचा हुआ है उसको अपलोड कर देंगे, वहां से आपको दिख जाएगा। बाकी हमारे आदरणीय अंतरिम भाई ने कहा था कि अपन मैराथन क्लास भी जो है सबका अपलोड कर देंगे। इफ यू वांट टू कंप्लीट योर 1 यूनिट इन 1 वीडियो, तो दैट विल प्रिपेयर एंड अपलोड दैट आल्सो ऑन द यूट्यूब, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ये हो गया है। चलिए, टेस्ट वाला बात हो गया, लिमिटेड स्टूडेंट होंगे लेकिन हमको सीरियस स्टूडेंट चाहिए, ये बात भी क्लियर हो गई, पर्पस क्लियर हो जाए। चलिए, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है भाई, तो इतना सारी बातें मैंने बता दिया आपको। अंतिम में बस इतना ही बात कहूंगा कि अगर पर्पस क्लियर है, अगर जीवन में कुछ करना है, तो सीरियस हो जाइए, काम कीजिए, बात बनेगी, और नहीं तो भाई जहां भी रहिए आप खुश रहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है, और कोई प्रार्थना है नहीं। हम अपन 2-4-5 बच्चे को ही पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, जो बच्चे हमारे पास हो अच्छे बच्चे हो, और उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि लीडर हमेशा अकेला ही होता है, बाकी भीड़ तो बहुत होता है रे भाई, समझ गए ना, भीड़ तो देखते हो ना, मोदी जी चलते तो कितनी भीड़ आती है। तो मेरे को लीडर्स तैयार करने हैं, भीड़ नहीं तैयार करनी, और अपना कोई चाह भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, और हमारे टीम वाले भी बहुत सहयोग करते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बस ऐसा काम करो ना, ऐसा काम करो कि जब आप अपने प्रिपरेशन को याद करो तो आपका सीना फूल जाए। जब मैं अपने प्रिपरेशन को याद करता हूँ, हमारे अमरपाल जी हमारे बीच में है, तो मेरा सीना फूल जाता है कि मेरे को वाह ज्ञान, क्या तुमने पढ़ाई करी। मेरे को अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने क्या शिद्दत से पढ़ी। तो आप लोग भी ऐसी तैयारी करो कि एग्जाम फेल भी करो फिर भी पास कर जाओ। हमारे अंतरिम भाई जीआरएफ नहीं है, बट स्टिल बच्चे ने अभी जस्ट इनका जॉब लगा है, समझ गए ना। तो किसी का पीएचडी करके जॉब लगता है, भाई हमारे जीआरएफ नहीं भी है, स्टिल इनका जॉब लग गया।
और कोई जेआरएफ करके भी उसकी हिम्मत नहीं है पढ़ाने की। एक मिनट अमरपाल जी, एक मिनट। कोई जेआरएफ करके भी उसकी हिम्मत नहीं होती क्लास लेने की, और हमारे अंतरिम भाई जब जेआरएफ नहीं भी किए हुए हैं स्टिल ये पढ़ाते हैं, और कितना अच्छा पढ़ाते हैं। लास्ट टाइम भी बच्चों ने बताया और उसके लास्ट टाइम भी बच्चों ने बताया। तो ऐसा पढ़ो ना कि फेल भी करो फिर भी आपको अपने पे नाज हो। समझ रहे हो ना बात को? तो इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे। जी अमरपाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद। बड़ा अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, मैं इनसे एक रामचरितमानस की बात करूंगा कि एक बार ये रामायण को सुन ले। एक बार लंकापति रावण को सुन लेंगे, एक बार उन्होंने कहा कि जीना अच्छी बात है, एग्जाम देना अच्छी बात है, लेकिन डर कर एग्जाम देना गलत बात है। मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, है मृत्यु तैयार अगर तू आने को तो प्रसन्न मुख आ। कर्ण ने कहा इस बात को खड़े होकर महाभारत के बीच में कि मुझे पता है कि मृत्यु निश्चित है, जहां श्री कृष्ण है, हनुमान जी हैं और अर्जुन है। लेकिन उस कर्ण को आज संपूर्ण विश्व मानता है। हमें पता है कि एग्जाम देने का अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर डरना किस बात का? फेल ही तो हो सकते हो। ज्ञान जी जेआरएफ है, अंतरिम जी हैं, और मैं ज्ञान जी का मित्र हूं, शायद आप हमें नहीं जानते हैं। एक बार मैं बता दूं सभी विद्यार्थियों को कि हमारे मित्र अमरपाल जी हमारे क्लासमेट भी है, नेट क्वालिफाइड है, और असिस्टेंट प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है ना? जी जी अमरपाल जी बोलिए। ज्ञान जी ने कई बात कहा कि नेट या जेआरएफ करने के बाद मुश्किलें घटती नहीं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मुश्किलें बढ़ती है जब जॉब लगती है। मैं डेली आता हूँ क्लास के अंदर, 1 मिनट के लिए आता हूँ, सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, चाहे मुझे 1 मिनट का समय लगे। आज भाई साहब ने देख लिया, वरना मैं चुपके से निकल जाता हूँ। सुना, चुपके से निकल जाता हूँ। मेरी भी उसी समय क्लासें होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं सुबह में क्लास लेता हूँ, बाहर के लोगों को निःशुल्क योग कराता हूँ। तो सवा सौ लोग आते हैं, सर्दी की वजह से 15-20 लोग रह गए हैं। मैं निःशुल्क करता हूँ, और मैं थेरेपी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। और जिस समय हमने नेट की तैयारी करी थी, और ज्ञान सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उस समय भी हमारा ये काम था। हम पढ़ते भी थे, लोगों की सेवा भी करते थे, क्लास भी लेते थे, सब काम करते थे। आप लोगों को तो बहुत सुविधा है, अब तो बहुत ज्यादा सुविधा आप लोगों को। उस समय हमने किन विपरीत परिस्थितियों में नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, जरा सोच के देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इतना विपरीत परिस्थितियां थी हमारे सामने। आपको तो सब कुछ बना बनाया मिला। हम कहा, नेहा दीदी ने, पिंटू सर ने हमें जोड़ा, और आपको तो बुला के करा रहे हैं हम। जरा सोचिए आप, उस समय भयानक कोरोना काल था। मेरे ज्ञान सर 2-3 साल के बाद मिले हरिद्वार जाने के, हरिद्वार जाके। अब सोचिए। अमरपाल जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो बोल तो पूरी जोर आपकी से रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक आ अच्छा रही है थोड़ा आवाज? तेज बोलिए। हाँ हाँ अभी हाँ आ जी, रही है, जी हाँ जी, बोलिए हाँ जी, अब सही है। बोलिए। ठीक है आवाज। हम कह रहे हैं ना, अब आपके सामने सब कुछ प्रतिकूल है, कुछ भी विपरीत नहीं है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए, और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी, योग सूत्र कहता है ना आपसे, सैवित सत्कारा, दृढ़ भूमि। तो रेगुलरिटी कंटिन्यूटी की बात करते हैं वो आपसे, कि जो भी काम करो आप रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ करो। चाहे आसन का करो, चाहे थ्योरेटिकल करो, चाहे प्रैक्टिकल करो, यदि योग में आपको सफलता पानी है तो। वरना छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप बरसाती मेंढक नहीं हो सकते। ज्ञान जी मुझसे पहले से कहते कि भाई साहब आपके शब्द ऐसे होते हैं। हाँ, मेरे शब्द ऐसे ही होते हैं कि यदि ओलंपिक हुआ तो हम हुसैन बोल्ट बन जाए, मूवी आए तो अक्षय कुमार बन जाए, और यदि क्रिकेट आए तो हम सचिन तेंदुलकर बन जाए, तो हम कुछ नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। एक तरफ हो जाइए, हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। नेट होना, जेआरएफ होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ, शेयर करता हूँ, अंदर की बात है। DII मैं बिल्कुल नहीं जानता था फर्स्ट पेपर कैसा होता है। शोभा मैडम ने रात दिन हमें पढ़ाया, रात दिन स्टडी की। DI ऐसी ही परसेंटेज निकली हुई। मैं तो प्राइमरी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने आधार कार्ड से सही कर दिए थे।
आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो मेरे भाई। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो मैंने आधार कार्ड उछाल दिया ऊपर, हेड टेल की जगह, मैं या मेरा फोटो। तो 5 में से 3 तो तुक्के लगे। और लगे क्यों? क्योंकि हमने मेहनत इतनी शिद्दत से की थी कि ईश्वर वाले ने आशीर्वाद दिया। तो ज्ञान सर हैं, यथा नाम तथा गुण है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। नेहा दीदी, शोभा मैडम, अंतरिम जी, बहुत तकड़ी टीम है अब आपके पास। अब रेगुलर हो जाओ। और जब भी आप हार मानने की बात सोचो तो कर्ण को याद कर लेना। है मृत्यु तैयार अगर तू आने को तो प्रसन्न मुखा, वीर खड़ा है द्वार खुला है प्रसन्न मुखा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी समय है आपके पास। अब जून में आएगा एग्जाम। जी बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमरपाल जी, आप आए। आई थिंक अभी अरुणा मैम कुछ कहना चाहती है। अरुणा मैम, यू वांट टू से समथिंग कह दीजिए, अदरवाइज आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बात कर देंगे। जी अरुणा मैम। नहीं, एक्चुअली मैं जब जो कहना चाहती थी वो ऑलरेडी आपने कह दिया कि जो बच्चे अगर सिंसियर है वही ज्वाइन करे, बाकी के लोग सब आराम करे, हम दूर से उनको प्रणाम कर देंगे। नहीं, एक्चुअली ये अपन का भाव था, एक्चुअली क्योंकि इंटरमीडिएट में हम डिस्कस पूरा भी किया था। हम इतनी मेहनत करके है ना जो नोट्स बनाते हैं और उसको बार बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम मैराथन भी लेते हैं, फिर एग्जाम भी लेते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं, PYQ भी करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कि सिर्फ उनको ऐसे सत्संग में जैसे आते हैं ना वैसे सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। ना तो उनको एग्जाम देना होता है ना क्वालिफाई करने से मतलब है, बस वैसा होता है। तो बस वो आपने ऑलरेडी कह दिया तो ठीक है। बिल्कुल सही। तो अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्लास को समाप्त करेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, तो आई थिंक सभी बातें समझ में आ चुकी है। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज अपन क्लास शुरू करेंगे। कल से अपन की क्लास शुरू होगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? जो नए बच्चे हैं खास करके। हाँ, टाइमिंग जो है पेपर 2 की टाइमिंग 8 से 9 रहेगी। पेपर 1 की टाइमिंग शोभा मैम। मेरी क्लास कल से स्टार्ट नहीं होगी, मेरी क्लास 1-2 दिन के बाद होगी और मैं ग्रुप पे आप लोगों को एडवांस में टाइम और डेट के साथ अपडेट कर दूंगी। ठीक है ठीक है, तो कल से पेपर 2 अपन शुरू करेंगे। पेपर 1 1-2 दिन में शुरू होगा। और बहुत जल्दी हम क्या करेंगे कि 3 क्लासेस कर देंगे, ताकि हम जल्दी सिलेबस को कवर अप कर लें। थोड़ा सा 6 महीना आप लोग मैनेज कर लीजिए टाइम को शिद्दत से। तो 3 क्लासेस करेंगे। एक क्लासेस में अपन मैथ्स को रखेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और मैथ्स में बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो मेरा मन है कि इस बार जो है मैथ्स को पहले ही हम पढ़ा दें, ताकि बच्चे नेक्स्ट 6 मंथ तक तैयारी करते रहें। तो उस तरह से करेंगे। तो 3 क्लासेस होंगी, बहुत जल्दी हम करेंगे। कल एटलीस्ट पेपर 2 अपन शुरू करेंगे। बाकी 1-2 दिन के अंदर जो है पूरा डिस्कस करके अपन टाइम भेज देंगे ग्रुप पे और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो 8 to 9 कल क्लास होगी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इससे रिलेटेड एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? चलिए, तो प्रश्न पूछना है, नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। ये सुबह शाम, अच्छा, शाम को होगा क्लास जो है ना, वो शाम को इवनिंग 8 to 9 PM होगी। अभी कल जो क्लास होगी उसके बाद पेपर 1 के बारे में हम बता देंगे। एक क्लासेस मोस्टली 3 to 4 में होगी और एक क्लासेस मॉर्निंग में होगी। या तो 10 to 11 रखेंगे या थोड़ा और जल्दी रख लेंगे, देखेंगे क्या बनता है, क्या बात बनती है। या तो सुबह 7 बजे से भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर जो है 8 to 9 रहेगी। बाकी 2 क्लासेस, एक सुबह में रहेगी, एक दोपहर में हो सकती है। ऐसा ही है, टेंटेटिव मैंने बता दिया। लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होगा। बाकी अदर का जी बताइए, भावेश शर्मा जी। भावेश जी तो पहले से आ ही रहे क्लास में जी। हाँ सर, जैसे अब मैं प्रॉपर ज्वाइन करूंगा, लाइव क्लासेस ज्वाइन करूंगा। और जैसे हम्म कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाया एक क्लास, ऐसे तो पूरा हम्म 100% रहेगा मेरा इस बार, तो उसका हम्म। रिकॉर्डिंग देख सकेंगे ना?
हाँ, वो यूट्यूब पे रहेगा वो, ठीक है ना, यूट्यूब पे रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर 5 दिन से ज्यादा एब्सेंट हुए रे भाई तो अपन टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे आते नहीं रेगुलर, फिर हमारी भी मेहनत बेकार चली जाती है यार। ये सोचो कि जितना देर मैं पढ़ाने में लगाता हूँ उतना अगर मैं रिसर्च में लगाऊं तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो क्वालिटी टाइम हो ना, मुझे भी संतुष्टि हो कि नहीं मैंने जो काम किया वो अच्छा काम किया। तो इसीलिए इस बार हमने कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं सोचा है, बिल्कुल ही आराम से अपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और नोट्स ऑलरेडी मिलेगी, नोट्स मैं दूंगा मोनिका पटेल जी, तो नो प्रॉब्लम, नोट्स एवरीथिंग का रहेगा, वो ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, वहां उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एनीथिंग एल्स? चलिए, शायद रमेश जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या, आई डोंट नो। ठीक है, तो बस ठीक है भाई, इतनी ही बातें थी और कोई बात है नहीं। आई थिंक किसी को और कुछ कहना है? मैम, शोभा मैम, अंतरिप भाई, निहारिका जी, किरण मैम, अरुणा मैम, और एनी अदर स्टूडेंट वांट टू से समथिंग? नोट्स आपने कहा गूगल सर ड्राइव पे डालेंगे सर आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, वही स्टूडेंट तो है लिंक ना कोई, कैसे मिलेगा? हाँ, वो लिंक मैं भेज दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस आ जाएगा उस चीज का, ठीक है ना, और तो वही यू कैन गो नोट है एंड ना, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो रेगुलर रहेंगे, और जो करेक्ट। छुट्टी पे रहेंगे उनको नहीं मिलेंगे। हम एक्सेस उन्हीं का देंगे जो रेगुलर है, और जिनका रेगुलर नहीं रहेंगे उनका हम फिर एक्सेस डिनाई कर देंगे, समझ गए ना। इस बार थोड़ा टाइट होते हैं, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था टाइट हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसे काम काम ऐसे ऐसे काम कर लिए कि अब नियम बनाना जरूरी हो गया है, ठीक है ना। तो इस बार थोड़ा सा कड़ाई रहेगी, ठीक है, चलिए डन। सर आवाज नहीं आ रही है, सौम्या जी ऐसे कैसे नहीं आवाज आ रहा, बाकी सबको आवाज आ रहा है? सर सवेरे का यस टाइम सर, 9 से 10 रख सकते हैं। हाँ हाँ, वो रमेश जी पर मैसेज भेजेंगे, उसके बाद अपन देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, एनीवन एल्स? ओके ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ होगा। चलिए ठीक है मुझे भाई, तो एक्चुअली ज्ञान से एक मिनट, मुझे एक्चुअली जानना है कितने बच्चे इंटरेस्टेड है आने के लिए क्लास में, रेगुलर वाले। हाथ उठा लेंगे तो काफी है, समझ आ जाएगा, आज से ही समझ आ जाएगा, आज से ही पहचान हो जाएगी। ठीक है, भवनीश, प्रीतम, स्वप्नली, लक्ष्मी, आज रुद्रा, तो सभी शिव, उठा लेंगे। मेरा नहीं पता चलेगा ना। अभी भी कितने बच्चे सीरियस है जो सुन रहे हैं, एक्चुअली 1.5 घंटे से बैठ के जो सुन रहे हैं वो मतलब सीरियस हैं। स्नेहल, वर्षा, करेक्ट करेक्ट। उपासना, मोनालिसा, फिटनेस गुरु। मैं ठीक भी है हूँ ना? मैम, हाँ मैं भी हाँ, हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी भी देखो आधे लगभग बच्चे सारे हैं, बच्चे। नहीं आधे बच्चे हैं अभी भी 18। ज्ञान सर। मैम मैं हाँ भी जो हूँ। ठीक है, हाँ, बस काफी था 18 इतना। बच्चों ने हाथ उठाया, अब चलिए आधे ठीक देखो है, बच्चों अब ने तो 18 हाथ बच्चे बच्चे आए। भी उठाया, काफी हैं। हाँ बहुत है, आधे मैं तो हाँ बच्चों ने बोलती हाथ 10 बच्चे उठाया। भी काफी हैं, पर वो सीरियस वाले आए, ठीक है, रेगुलर वाले आए तो अच्छा है अपने पास। चलिए ठीक है। जी रुद्र सरकार जी, इफ यू वांट टू से समथिंग अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते जी सर बोलिए। मैम। जी बोलिए। मैं तो पहली बार ही दूंगा। मैं पहले इस बार दिया है लेकिन प्रिपरेशन के साथ नहीं दिए थे नेट। वो ओके। सर ने बोला था इसलिए दे रहा हूँ। मैं तब दिया था। हम्म और हम लोगों का तो सर कॉलेज रहेगा, दोपहर का क्लास, हम्म। तो उस टाइम कॉलेज तो कितने हम बजे तक सर रहता है ज्वाइन रुद्र नहीं। भाई? रुद्र भाई कॉलेज जैसे कितने बजे तक रहता है? जैसे जैसे मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है एमएससी योगा में। हाँ हाँ। तो सुबह तो जैसे 6:30 से 8:30 बजने तक क्लास रहता है। फिर दोपहर में भी 9:30 से साढ़े हाँ 4 बजे। बस दोपहर में लंच टाइम 1.5-2 घंटा मिलता है। ओके, कोई बात नहीं रुद्र भाई, ऐसा है ना कि आप पर रिकॉर्डिंग देख लेना, और पेपर 2 के टाइम पे तो आप फ्री रहोगे ही। और अभी क्योंकि आप हाँ फर्स्ट वो। सेमेस्टर में हो, तो इस भाव से मत पढ़ो कि आपको कुछ करना है, इस भाव से पढ़ो कि जो नॉलेज मिल रहा है उसको मुझे लेना है, दैट्स ऑल। तो धीरे धीरे हाँ आपका बनता रहेगा। एंड यू कैन मैनेज सैटरडे संडे, आप मैनेज कर सकते हो ना, सैटरडे संडे में अपना वो हाँ, सातों उस दिन दिन क्लास तो लेते हैं, कंफर्म तो हो कोई ही दिक्कत नहीं। जाएगा। हाँ, तो उसको आप कवर अप कर देना, और ये चीजें हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए, आप बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, बाकी चिंता छोड़िए। ठीक है चलिए सर, ठीक है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, एनीवन एल्स? चलिए ठीक है।
तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। और अच्छा, चलिए ठीक है, रोहिणी विश्वकर्मा जी ने भी हाथ उठाया है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो सभी का चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को। और आप सभी लोग कल से क्लास शुरू करते हैं। और एक और बात है, देखो ना भाई, ये मत कभी समझना कि ये क्लासेस फ्री हैं। फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता, समझ गए ना। आपका टाइम आ रहा है, आप अपना टाइम स्पेंड करो, और हर किसी के टाइम की अपनी एक कीमत होती है, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि पैसा बर्बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग एक काम करो। और दूसरी बात ये भी होती है कि ऐसा नहीं है कि अपन लोग बहुत बड़े संत हैं, अपन की पैसे की जरूरत नहीं होती। एक इसके पीछे त्याग है, एक इसके पीछे एक विजन है, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन काम कर रहा है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी इस चीज को ऐसा मत समझना कि फ्री का है तो मतलब फ्री का है। इट्स नॉट फ्री, इट्स अ प्राइसलेस। मैं बता रहा हूँ, जितनी समर्पण से हमारा टीम परिज्ञान काम करता है, इसकी कोई कीमत नहीं है, समझ गया ना। कीमत आप लगा ही नहीं पाओगे, समझ गया ना। तो यही बात है। और बाकी उनसे भी विनम्र विनती है भाई, देखिए अपन के टीम में बहुत सारे लोग भी हैं। तो दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, इफ यू वांट, इफ भगवान ने आपको दिया है, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन। ऐसा नहीं है कि हमने कसम खा के रखा कि नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको भगवान ने दिया है, आपको अगर मन में आता है कुछ, तो यू कैन कंट्रीब्यूट, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है ना। चलिए डन। तो इतनी बातें मुझे कहनी थी, बाकी और कोई बात मुझे कहना नहीं है। तो क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ कहना है या खत्म करें? चलिए खत्म करते हैं। तो शुभ रात्रि सभी को। ओम शांति 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 ही। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। चलिए प्रणाम धन्यवाद सर। सभी।